नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने चारुपी नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। नमस्कार। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है आज, और मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है ना? गरिमा जी, विनेश्वरी जी, दत्तात्रेय कुकारी जी, धनश्री जी, आलोक सिंह जी, यूवी सिंह साहब। आज से हम 11 दिन की करीब यात्रा पे जाएंगे। और मैं ये जो पंचकर्म मेरा विषय है, और आप सब ने बेसिक्स ऑफ पंचकर्मा जान लिया है। तो अब मुझे यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि बमन क्या है, विरेचन क्या है, बस्ती क्या है। आप चाहें तो वो जो हमने आपको लेक्चर की प्लेलिस्ट भेजी है उसको आप देखते रहिए। तो नमस्कार आप सबको। रात्रि के 9 बजे देखिए, पंचकर्म की जो प्रायोगिक क्लास थी वो मैंने सुबह करी थी, और जो पंचकर्म की जो अब डिजीज वाइज क्लास है, ये अब आपको रात्रि में 9 बजे मैं करता हूँ। पंचकर्म थोड़ा सा लेट रिवाइज इट। मैं काय चिकित्सा विषय में एमडी हूँ, और उस समय का एमडी हूँ जब पंचकर्म अलग विषय नहीं था। पंचकर्म एमडी में अलग विषय बाद में बना, 1 साल बाद, और उससे पहले काय चिकित्सा के अंदर ही पंचकर्म आता था। तो मुझे बड़ा प्राउड है कि मैंने क्लिनिकल सब्जेक्ट में काय चिकित्सा में एमडी किया। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो बहुत सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में मैं सेलेक्टेड हुआ था, गवर्नमेंट के, और मैंने उसमें से टॉपर था मैं, गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन का। क्यों वहां मैं गया? क्योंकि वहां पर प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर, वो वहां पर प्रोफेसर थे। तो मेरे को मालूम था कि देखिए, आयुर्वेद में ना लोग सिखाते नहीं। आयुर्वेद में 2 प्रकार के
आप देखेंगे भक्त पैदा किए जाते हैं आयुर्वेद में, आप देखेंगे तो गुरु लोग भक्ति कराते हैं और फिर ज्ञान देते हैं। तो मुझे ऐसे गुरु की तलाश थी जो भक्त भी ना बनाए और ज्ञान भी दे। तो ऐसे गुरु मुझे मिले। मुझे गुरु ने भक्त कभी नहीं कहा कि आप भक्त बनाएं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ आज सबसे पहले आपको इस लेक्चर में प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर का, जिन्होंने अनबायस्ड होकर के हमारे जैसे एक ऐसे वैद्य को जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लोगों के पिताजी होंगे वैद्य, लोगों के फैमिली में वैद्य होंगे, मेरे फैमिली में कोई वैद्य नहीं था, तो मैंने नाड़ी मर्म पंचकर्म ये सब अपने टीचर्स से, अच्छे टीचर्स से सीखा। और मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही पढ़ा और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही सर्व किया, पढ़ा, सब कुछ किया। तो एज ए क्लिनिशियन मैं आपको यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो डिजीज, बीमारियां जिनमें पंचकर्म काम करती है। आज का नेटवर्क थोड़ा समस्या कर रहा है, कल से ये ठीक हो जाएगा। आज मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे ना एक ऐसी बीमारी जिसमें काम नहीं करता है पंचकर्म। पहले वही बताता हूँ। जब मैं पंचकर्म पढ़ाता था तो आपको बोलता था कहाँ नहीं करना है, पहले वो काम कहाँ नहीं करना है सीख जाओगे तो गलत नहीं होगा। कौन सा पेशेंट नहीं सिलेक्ट करना है तो वो आप सीख जाओगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कहाँ मर्म नहीं करना है तो आप ये जान जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ नाड़ी नहीं देखना है ये जान जाओगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कहाँ पंचकर्म नहीं करना है, तो एक बीमारी है जिसका नाम है उरु स्तंभ। आवाज और बढ़ सकती है, मैं ट्राई ट्राई करता हूँ। मैडम जी माइक तो आवाज बढ़ेगी। अभी आवाज ठीक आ रही है, नहीं आ रही है तो देखते हैं। अभी ठीक आ रही है आवाज? माइक को मैंने नजदीक कर लिया। आई थिंक दैट अब सही आ रही होगी, ठीक है ना? थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा मैडम, हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एक बीमारी है जिसमें पंचकर्म नहीं करते। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ इस चीज को आपको। उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नेटवर्क में समस्या है आज, क्योंकि मोबाइल से कनेक्टेड हूं मैं आज। लेकिन चलिए, जब आज शुरू करना था तो करना था ना फिर। तो उरुस्तंभ क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। उरुस्तंभ में क्यों नहीं करते पंचकर्म? तो उरुस्तंभ जो है एक बहुत एक स्पेसिफिक डिजीज है। उषा शुक्ला जी बिना हेडफोन के नहीं सुनाई दे रहा मैडम, तो अब मैं क्या करूं? मैं नहीं कुछ कर सकता। आप मोबाइल से कनेक्टेड है, आप लैपटॉप से आइए, आप डेस्कटॉप से आइए, सुनाई देगा। तो उरुस स्तंभ को एक ऐसी बीमारी बताई गई है जिसको हम किसी आधुनिक व्याधि से कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहले पहले ऐसा होता था कि लोग जो है वो बहुत बहुत हार्ड वर्कर होते थे, तो मसल फटीग, मायोपैथी, इस प्रकार की सिम्टम्स जो होती थी। और इसमें आम जो है ज्यादा, आम आपको बताने की जरूरत नहीं है। आम का निर्माण जो है वो आहार ठीक से नहीं पचा, तो जो है आम का निर्माण हो गया। उरु स्तंभ के बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि इसका जो कारण है वो वात है। वात इसका प्रधान प्रधान कारण है। और उरु स्तंभ नाम की बीमारी को महर्षि सुश्रुत ने इसको महावात व्याधि अध्याय में इसका वर्णन किया। लेकिन आचार्य चरक ने इसको आवरण से जोड़ा है और कहा है कि इसमें कफ जो है वो प्रधान दोष है। हाँ, और कहते हैं कि इसमें कफ जो है वो आवरण करता है। ध्यान रखिएगा, कफ आवरण करता है। आवरण और आवरक, मैंने आपको नाड़ी परीक्षा जब आपने सीखी थी तो मैंने तो आप पहचान सकते हैं। तो आचार्य चरक ने इसका सेपरेट चैप्टर दिया है कि उरुस्तंभ चिकित्सा, उरुस्तंभ के नाम का अध्याय, एक सेपरेट अध्याय उरुस्तंभ का नाम स्वतंत्र अध्याय में किया है। और इसको हम लोगों ने इस प्रकार से आप कहें तो चरक ने भी इसका वर्णन किया है, सुश्रुत ने भी इसका वर्णन किया है, आचार्य माधव ने भी इसका वर्णन किया है। कहते हैं कि जो लोग थोड़ा सा इसके बारे में, जो भी बीमारी पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा निदान पे भी, हेतु पे भी बात कर लेंगे। तो कहते हैं जो लोग बहुत गर्म खाते हैं, बहुत ठंडा लेते हैं, बहुत द्रव आहार लेते हैं, बहुत शुष्क ड्राई चीजें लेते हैं, गुरु लेते हैं, स्निग्ध आहार करते हैं, तो उनमें भोजन पचता नहीं है साहब दिलीप कुमार विश्वास जी। तो जब भोजन नहीं पचता है, यहाँ ज्यादा टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, तो कहते हैं भोजन जब नहीं पचता है तो फिर आम का निर्माण हो जाता है। ये तो आहार संबंधी हो गया। अब जो व्यक्ति दिन में सोता है, बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा शरीर क्षोभित है, या फिर बहुत ज्यादा रात में जगता है, ये सब कारण जो कहते हैं कि इससे आम का निर्माण होता है। संप्राप्ति बता रहा हूं मैं इसकी,
ठीक है मीनाक्षी जी। तो ये सब कारण जो है, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है आप तक, क्योंकि आप सबका वीडियो स्टक हो रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी वॉइस क्लियर है ना? हाँ, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। तो कहते हैं इसका संप्राप्ति अगर आप देखें तो ये सब कारण जो है ये आम का निर्माण करते हैं। नीलकंठ गणेर जी, नीलकंठ गणेर जी भी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो हमने अगर खान पान लाइफ स्टाइल को गड़बड़ कर लिया हमने, समझ, ऐसा दिन में सो गए रात में जग गए, ये सब कारण करने से आम की संचिति होती है, आम बनता है और आम संचित होता है। ये आम जो है कहते हैं ये मेद और कफ के साथ में मिल जाता है, मिल करके और अवरोध कर देता है। अब देख, तो मेद, ऊपर से आम और ऊपर से कफ, जब ये तीनों मिल गए तो कहते हैं बहुत ज्यादा अवरोध, यानी पूरा का पूरा आलोक सिंह जी रास्ता ही बंद है। दिलीप कुमार विश्वास जी, रास्ता बंद हो गया। अब कहते हैं जो ये बंद रास्ता बनाने वाला जो बोल्डर है चला जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश क्या है फिर कहेंगे आप? तो आप उत्तर प्रदेश का मतलब जांग से समझिए, जांग। जहां जांग है ना हमारी जांग के हिस्से में, वहां जाके जाके जमा हो जाता है। और वहां जाके एकदम जब ब्लॉक कर देगा नीलकंठ जी, धनश्री जी, तो स्तंभ हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी। तो बाद में जब जब रास्ता ही बंद हो जाएगा दिलीप कुमार विश्वास जी, तो फिर वात पित्त कब भी गड़बड़ाएंगे। भाई वात पित्त कब को भी तो बह के ही जाना है ना वहां पे। तो ऐसे में कहते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें प्रॉब्लम करती है। तो एक तो करता है आम, दूसरा करता है कफ, तीसरा करता है वात, और फिर इसमें पित्त और त्रिदोष का ही पूरा संबंध हो जाता है। मेन जो इसमें दूष्य है अगर आप देखें, ये तो दोष हो गए, हेतु हो गए। जो दूष्य है ये इसमें मेद है, लिख लीजिए आप, मेद है। क्योंकि जब आप दोष दूष्य हेतु जानेंगे ना तो चिकित्सा बड़ी आसान हो जाएगी आप। और बीइंग अ क्लिनिशियन आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए, आनी चाहिए। देखिए मैं अपने आप को बहुत तारीफ तो नहीं करता, लेकिन मैं छोटा मोटा डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ। लेकिन मैं प्रिसाइजली चीजों को बहुत देखता हूँ। जब मैं नाड़ी देखता हूँ तो बहुत ढंग से देखता हूँ, जब मैं मर्म करता हूँ तो बहुत अच्छे से करता हूँ, और जब पंचकर्म भी करता हूँ तो मैं पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। क्योंकि मैं इस मामले में बहुत प्राउड हूँ कि मेरे हमारे गुरुओं ने हमें एक स्टैंडर्ड से ट्रीटमेंट करना सिखाया, स्टैंडर्ड से। तो इसका जो आप कहेंगे कि इसका अधिष्ठान कहाँ है इस बीमारी की, उरु स्तंभ की का अधिष्ठान कहाँ है, तो आप बोलेंगे उरु प्रदेश। तो उरु का मतलब क्या होता है? तो जानु और नितंब के बीच का जो हिस्सा है, नितंब तो जानते हैं ना आप लोग, मर्म पढ़ा है ना आपने, और जानु भी पढ़ा है आपने। अच्छी बात है गरिमा जी की आपको जानु भी पता है, नितंब भी पता है, और उसके बीच का जो पार्ट है, यदि हम टेक्निकली देखें मीनाक्षी जी, तो वो स्थान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे दो मर्म है, याद कीजिए कौन कौन सा मर्म, चैट बॉक्स में लिखिए तो। जानू और नितंब के बीच में कौन कौन से मर्म है? थोड़ा थोड़ा पंचकर्म के साथ मर्म जुड़ता है ना, तो बोलना तो पड़ेगा ना। बोलिए जी, बोलिए चैट बॉक्स में, जानू और नितंब के बीच में कौन सा मर्म आता है? बताइए उषा जी। अभी अभी पढ़ा है नीलकंठ जी, दत्तात्रेय कुकारे जी, हार्दिक पटेल जी। अरे उर्वी आता है, वेरी नाइस। आणी आता है, बहुत बढ़िया। और आइए थोड़ा ऊपर थोड़ा और ऊपर आते हैं। जानू और नितंब है मैडम, और भी वर्म है उसके बीच में। उर्वी और आणी में ही रुक गए आप, कैसे चलेगा काम? और ऊपर आइए, आणी से ऊपर आइए, आणी से ऊपर हार्दिक पटेल जी। आणी में नहीं अटकने का, कटिक तरुण, वेरी नाइस। दो मर्म भूल गए हैं आप मैडम, दो और है वहां पे, कटिक तरुण से नीचे थाई में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, लोहिताक्ष। एक मर्म और भूल रहे हैं आप, गुदा, वेरी नाइस। और हार्दिक पटेल जी ने बता दिया विटप। और एक मर्म भी और भूल रहे हैं आप, जल्दी बताइए। नहीं, कटिक तरुण हो गया, एक मर्म और भूल रहे हैं आप, जल्दी कुकुंदर, यस। तो कुकुंदर, कटिक तरुण, लोहिताक्ष, विटप, आणी, पूर्वी, जानू, इतना एरिया जो है ये पूरा का पूरा एरिया में स्टिफ हो जाती है, बड़ा स्टिफनेस रहता है सब।
कहते हैं कि ये यानी कि इसका जो अधिष्ठान है इस बीमारी का वो है उरु प्रदेश, यानी कि जानू, नी ज्वाइंट और नितंब के बीच का एरिया। तो कैसे पहचानेंगे इसको हार्दिक पटेल साहब? तो हमारे यहाँ कहा गया है कि संचयम प्रच प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदो चयो वेति स ज्ञेयो ये दभिषक। जो व्यक्ति संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त, भेदावस्था को जानता है। राकेश कुमार सर जी को भी नमस्कार, हमारे साथ में फाइनेंस सेक्रेटरी भी जुड़ते हैं, देखिए आप, क्या बात है, आयुर्वेद को सीखने के लिए दिल्ली से भी लोग जुड़ते हैं। तो कहते हैं जब आपको कोई रोग संचय अवस्था में ही आ गया, केवल कृष्ण जी पहचान लिया आपने, आप एकदम से स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया आपने, तो वो रोग आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों विनेश्वरी जी? कहते हैं आपने क्या करना है, उसके पहले लक्षण पकड़ो आप। तो कहते हैं ऐसे में ना रोगी में नींद आएगी, वो बड़ा स्ट्रेस करेगा, बड़ा उसके बॉडी में ना बड़ा सा हल्का हल्का बुखार रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको उल्टी उल्टी सी आएगी उसको। और ये जो जंघा प्रदेश है, जो नितंब और जो हमारा जानू मर्म के बीच का एरिया है, वहां बड़ा स्टिफनेस रहती है। मैं बताऊं आपको, और ये बड़ा कष्ट करता है, मैं खुद देख रहा हूं, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, इसीलिए बता रहा हूं। मसल फटीग रहती है, दिन थकान रहेगी विश्वास जी उसको, और मसल लय काम नहीं कर रहे, मसल की टोन काम नहीं कर रही। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मॉडर्न साइंस से देखें तो वहां पर सार्कोलैक्टिक एसिड बन जाता है। आप सब ने पढ़ा होगा कि लैक्टिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो मसल फटीग का कारण बनता है। हाँ, जंगा से ऊपर साइड आलोक सिंह जी, जब मैंने जानू और नितंब के बीच का स्थान कह दिया तो फिर जंगा से जंगा पूरी आ गई ना, जंगा भी आ गई, और आपका हिप वाला भी पार्ट आ गया, पूरा का पूरा नितंब से लेकर के जानू का बीच का पूरा एरिया आ गया। इसमें लिख लीजिए आप नोट्स में, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर है तो आगे बढ़े। हेतु समझ में आया, इसकी निदान समझ में आई, इसका अधिष्ठान समझ में आया, इसकी संप्राप्ति समझ में आई, आ गई। तो क्या कहेंगे, हेतु तो आहार विहार संबंधी है। अगर आप कहेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ है, तो मेद में, कफ में, वात पित्त सब दोष प्रकोपित हो गए। कहाँ पे है इसका अधिष्ठान, तो ये उर प्रदेश में संचित हो गए। तो जो हमारा नितंब से लेकर के जानू का एरिया है, वो पूरा का पूरा एरिया इससे अफेक्टेड होता है। क्लियर है ना? यस। तो हम आपको ये समझ में आ गया। तो इसमें आप देखेंगे ऐसे में रोगी में आप मसल फटीग रहता है, अक्सर कहेगा मरीज की थकान रहती है मांसपेशियों में, और थोड़ा सा आराम करेगा, कहेगा जब हम काम करते हैं, विश्वास जी, आलोक सिंह जी, मरीज ये कहेगा कि जर सब हम चलते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती, थकान बहुत होती है, और जब हम रेस्ट कर लेते तो ठीक हो जाते हैं, ये रोगी बोलता है। लेकिन आप इसको मायोपैथी से कंफ्यूज मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, एक मसल्स की पैथी अपैथी होती है, जहां मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती, वो परमानेंट होती है, इसमें परमानेंट नहीं होता। इसमें रोगी बोलेगा कि जब हम साहब कुछ काम करते हैं तो तकलीफ होती है, जब रेस्ट करते हैं तो आराम हो जाता है। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में। अभी तक पूरा कहानी समझ में आई, इसके हेतु बताया, इसकी निदान बताई, इसका संप्राप्ति बताया, इसके अधिष्ठान बताए मैंने। ठीक है ना? मेरा बैंडविड्थ लो है आज, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दूंगा। अब देखिए, किसी भी बीमारी को, चूंकि मैं पंचकर्मा पे आऊंगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले अभी बताएंगे आलोक सिंह, जितना जल्दी मत मचाइए ना, आ रहे हैं ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना इलाज पे, पहले पूरा उसकी स्टोरी बताएंगे ना कैसे होता है। अच्छा जी, आप किन किन चीजों से ना इसको कंफ्यूज करते हो, ये भी जानना बहुत जरूरी है। गरिमा जी समझ में आ रहा है कौन कौन सी बीमारी ऐसी है जो हमको इस बीमारी से मिलती जुलती टाइप की है और हमको उससे बड़ा कंफ्यूजन होता है जी? तो अगर आप इसमें मालिश करोगे ना, इस बीमारी में इसमें मालिश करोगे, ध्यान रखना, तो तकलीफ बढ़ जाएगी। हाँ, ध्यान लिख लीजिए आप, इसमें आपने मालिश करी जांग के इधर वाले हिस्से में, तकलीफ बढ़ जाएगी, पहले तो ये पहचान लो।
तो इसका हमको डिफरेंशिएट करना है कि ये उरुस्तंभ और आमवात जो है ये एक जैसे, अगर प्रारंभ की अवस्था में कोई मरीज आता है और अपने मालिश कर दी ना तो तकलीफ बढ़ जाती है दोनों ही बीमारियों में। हाँ, और कौन सी बीमारी जहां पर मालिश करते हो तो आराम हो जाता है, इससे मिलती जुलती बीमारी, तो वात व्याधि और संधिवात लिख लो आप। वात की बीमारियों में और संधिवात में अगर आप मालिश करते हो ना तो आराम मिलता है। लेकिन आम वात और उरुस्तंभ दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप मालिश करते हो ना अगर आप शुरुआत में तो तकलीफ बढ़ जाती है। लिख लो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मालिश कहाँ फायदा देती है कहाँ नहीं देती है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्लियर है ना सब? सभी को, रजनी जी, सरिता जी, लक्ष्मी जी, हरिंदर जी, दत्तात्रेय जी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ आई होप। तो और स्तंभ में हमें साम्यता मिलती है गरिमा जी आमवाद से। तो आमवाद से इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, और इसकी थोड़ी बहुत और साम्यता मिलती है हमें वात व्याधि और संधिवात से, तो इससे भी डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो एक बहुत साधारण चीज अगर आप मालिश करेंगे उरुस्तंभ में तो तकलीफ बढ़ जाएगी। आमवात के आमवात जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस से, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है, अभी बताएंगे उसका भी इलाज, तो वहां पर भी आपको मालिश करेंगे तकलीफ बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है नीलकंठ जी? लेकिन आप किसी को बात की बीमारी है, किसी को जोड़ों में वात की बीमारी है, संधिवात है, वहां मालिश करेंगे तकलीफ ठीक हो जाएगी। तो समझ में आया आलोक सिंह जी हमको कैसे हमको पहचानना है इस बीमारी को? उरुस्तंभ को हर बीमारी का कुछ ना कुछ टाइप होता है ना, कोई वातिस, कोई पैथिक, कोई कफ, तो से कोई टाइप वाइप नहीं होता है इसका। कहते हैं एकदम नया नया आया हो किसी में ऐसे लक्षण और जिसमें कोई उपद्रव नहीं हो तो वो ठीक हो जाता है। लिख लीजिए, उषा शुक्ला जी, आपने पूछा था कि क्या ठीक नहीं होता, ठीक हो जाता है। यदि किसी में नया नया इस प्रकार के लक्षण मिल रहे हो, अभी नए नए आम की संचिति हुई है पूरे प्रदेश में, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि इसमें जलन होने लग जाए, इसमें बहुत चुभने लग जाए, कंपन जैसी चीज उत्पन्न हो जाए तो यह असाध्य, फिर ठीक नहीं होता। लिख लो आप। यानी कि अगर किसी में इस प्रकार की लक्षण जो अभी मैंने बताया कि पूरा प्रदेश में, यानी कि जंगा और नितंब के बीच वाले स्थान में स्तंभ जैसे लक्षण मिल रहे हैं उषा जी, तो वो अगर आपके पास नया नया रोगी आ गया है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो रोगी कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहा है, अब तो उसको कंपन हो रही है, उसको वहां दाह हो रहा है, जलन हो रही है, तोद हो रही है, इलाज नहीं करा तो फिर वो असाध्य माना गया। बोलिए जी आलोक सिंह साहब, बताइए। हाँ सर, सर म्यूट नमस्ते। कीजिए सर। हाँ सर, नमस्ते। मेरे घुटने से जस्ट ऊपर जैसा होता है, जलन रात में होती है और पेन होता है, तो मुझे लगा मेरे को भी तो नहीं है कहीं, कई दिनों से, करीब एक दो महीने से। अरे सर, आपकी बीमारी मत मिलाइए प्लीज अभी, अच्छा 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 अपने में अच्छा। मत ढूंढिए बीमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये बीमारी पढ़ेंगे तो ऐसा ही होता है, सब अपने में ही ढूंढने लग जाएंगे आप। ऐसा नहीं। नहीं है, ऐसा अच्छा होता नहीं है। और अच्छा ऐसा होता है तो फिर उसका इलाज भी है ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक अच्छा। है। ओके ओके, थैंक यू। किसी भी रोग के मेरे मेरे को बहुत ज्यादा स्पाइन में पेन रहता है, मैं सोचता ही नहीं उसके बारे में। हाँ, मैं भूलता हूँ उसको। उषा शुक्ला जी ने कहा ना दर्द को याद नहीं करना चाहिए एक दिन, वो पढ़ाते समय याद करता हूँ वैसे मुझे याद ही नहीं रहता। तो याद करना ही नहीं है अपने को, अपने को भूल के रहना है, अपने को रोग का इलाज करना है, अपने बारे में थोड़ी ना सोचना है कि अपने को दर्द हो रहा है या हुआ। अरे ठीक हो जाएगा, हो रहा है तो ठीक है, वो रुस्तम नहीं है वो। तो आप उरुस्तम में तो एक चीज और ट्राई कर लीजिए ना आलोक जी, वहां मालिश करके देखिए, तकलीफ बढ़ जा रही है तो उरुस्तम में पता चल जाएगा, करके देखिए आप। समझ में आया आलोक जी, समझ में आया? अनुपशय इसको बोलते हैं, अनुपशय, इससे भी आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। सर किस तेल मालिश से करिए मालिश वहां करें, पे। किस तेल से अरे मालिश कोई करते भी हैं? तेल से मालिश करिए, मालिश करने से तकलीफ बढ़ गई इसका मतलब वो पक्का अच्छा उरुस्तम है। अच्छा, आज मैं चेक करता हूँ। ओके हाँ। सर। ओके। हाँ, चेक करिए, चेक करिए, ये भी डायग्नोसिस बनाने का तरीका है, इसको हम कहते हैं। भी आराम मिला तो एक बीमारी की पहचान हुई, नहीं मिला तो भी बीमारी की पहचान हो गई। नहीं तो हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ता है। तो क्या चिकित्सा करनी है? अब आइए पंचकर्म पे आ जाते हैं। यहाँ से पहले कौन सा बीमारी जहां पंचकर्म काम नहीं करता? तो पहली बीमारी उर्स्तम। कहते हैं यहाँ पर स्नेहन तो देना ही नहीं है साहब, लिख लीजिए, नो स्नेहना, नो स्नेहन, कोई तेल नहीं, कोई मालिश नहीं, लिख लो आप। हाँ, विश्वास जी भी देखो कितना ध्यान से लिखते हैं।
क्यों सीख रहा हूँ मैं, बोल रहे हमको थोड़ा कभी प्रॉब्लम हुआ तो समझ में आएगा ना, मालिश करने से बढ़ जाएगा। अरे मालिश नहीं करने का, इधर मालिश नहीं करने का, हम बताएंगे तो मालिश नहीं करने का इसमें। क्यों मालिश नहीं करने का, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है पुकारे जी। सरिता जी देखिए, आप लोग हमसे चर्चा भी कीजिएगा, मजा आएगा। इस सेशन जो है कोई बात नहीं, इसको हम 12-15 दिन भी चलाएंगे, हम इंजॉय करेंगे इसको, रात में समझेंगे अच्छे से, और हमें जो क्लिनिशियन, एक अच्छे क्लिनिशियन बनेंगे हम, ठीक है ना। देखिए मैं नाड़ी सिखाता हूँ तो दिल से सिखाता हूँ, मैं मर्म सिखाता हूँ तो दिल से सिखाता हूँ, मैं कोई भी विषय सिखाता हूं तो मैं दिल से सिखाता हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं होता, हाँ लेकिन समय तो लगता है, एनर्जी लगती है ना, मेहनत लगती है, उसके पीछे काम करना पड़ता है। लेकिन मेरा जो टीचिंग का जो तरीका है, पढ़ाने का जो समझाने का तरीका, वो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। इसीलिए मैं नाड़ी देखता हूँ, इसीलिए नाड़ी सिखाता हूँ आपको। मैं मर्म करता हूँ हर मरीज में, मैं पंचकर्म करता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी क्वालिफिकेशन डिग्री ली है, तो मैं मानता हूं कि जिस चीज की मैंने डिग्री ली है उससे मुझे करना चाहिए। तो इसीलिए आपको भी ये सिखाता हूं प्यार से। तो कहते हैं कि अगर आपने स्नेहन कर दिया, इसमें लिख लीजिए, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी हार्दिक पटेल साहब। क्यों बढ़ जाएगी भाई जी, क्यों बढ़ जाएगी? कहते हैं गुण सामान्य एक चीज होती है ना, जो स्नेह के गुण है ना, उषा शुक्ला जी, नीलकंठ जी, वही बीमारी में है। जो स्नेह के गुण है ना, वो इस बीमारी में वहां गुण है। तो गुण गुण को क्या करते हैं यूबी सिंह साहब, एक गुण दूसरे गुण को मीनाक्षी जी बढ़ा देते हैं, तो गुणों की वृद्धि हो जाएगी, तो वही गुण दोष में बदल जाएगा। भाई आप बहुत अच्छे हैं साहब, कोई झापड़ मार रहा है तो भी दूसरा गाल दे दे रहे, ले भैया मार ले, बड़े अच्छे हैं हम। हाँ, नहीं नहीं तू मेरे सर पे भी मार ले। ऐसा इतना अच्छा भी तो नहीं बनना है ना, ज्यादा अच्छा बनना भी ठीक नहीं। कहते हैं जहाँ ज्यादा मिठास होती है वहीं कीड़े पड़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गुणों की वृद्धि हो जाएगी अगर आपने स्नेह दिया राकेश जी, नीलकंठ जी, केवल कृष्ण जी, तो गुणों की वृद्धि हो जाएगी, और व्याधि और ज्यादा तकलीफ करने लग जाएगी। हाँ, तो इसीलिए स्नेहन यहाँ पर क्या बोलेंगे, अनुपसय है। अनुपसय लिखो, उपसय का मतलब ठीक, और अनुपसय का मतलब ठीक नहीं होना। वही मालिश यहाँ पर अनुपसय है, ठीक नहीं करती है। क्लियर है, समझ में आया तो यस लिखिए। तो स्नेहन क्यों नहीं करते, मालिश क्यों नहीं करते इस बीमारी में? इसीलिए देखिए पंचकर्म, अब महाराज सबको मालिश शुरू कर दिया, बोलोगे जी वाघ भट्ट के गए हैं, सब में मालिश करना चाहिए, नित्यम अभ्यंगम आचरे। तो भाई जी उरुस्तम में नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। समझ रहे हैं दिलीप कुमार विश्वास जी? कोई ऐसा जांग में जकड़ के आ गया मरीज और मालिश कर दिया, कहेगा जी तकलीफ बढ़ा दी मेरी, कैसे डॉक्टर है ये, कैसा थेरेपी सेंटर है ये? सब हमको ये ध्यान रखना है, काम मालिश नहीं करनी। अच्छा जी, तो अब आप पूछोगे सर जी मालिश तो नहीं करनी है, समझ में आ गया, तो बाकी चीज करनी है कि नहीं करनी है ऋचा जी, बमन विरेचन बस्ती, क्यों? तो कहते हैं ना कुछ नहीं करना है इसमें, ना तो बमन करना है, ना विरेचन करना है, ना बस्ती कर्म करना है, कोई संशोधन नहीं करना है। भाई क्यों नहीं करना है भाई? आपके मन में सवाल आएगा, भाई जब कफ है तो बमन से निकालो उसको, हैं? जब उसको वात है तो बस्ती से ठीक करो, जब पित्त है तो विरेचन दो ना उसमें। कहते हैं कि कफ स्थान को तो हम बमन से, आमाशय में स्थित दोष को विरेचन से, और यह वस्ती से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आम और मेद दोनों आपस में दोस्ती कर लिए हैं एकदम ज्यादा, दोनों ही खतरनाक है बहुत। एक तो आम और दूसरा मेद, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से ट्यूनिंग बना के ऐसे जकड़े हुए हैं कि अब वहां पर फंस गया है मामला। समझ में आया बात, समझ में आ रही मीनाक्षी जी? आम और मेघ संध्या जी ऐसे जकड़े हुए हैं कि वहां पर आप दोष को बाहर निकाल ही नहीं सकते, वहां से दोष को आप ऊपर ला ही नहीं सकते। हाँ, लॉक किए हुए हैं वहां पे। कौन बनेगा करोड़पति में जैसे दो लॉक कर देते हैं ना, ऐसे लॉक कर दिए वहां पे पूरा प्रदेश में, वहां से निकलेगा ही नहीं, आप प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, बमन कर लो, नहीं। हाँ,
कफ वात के स्थान में संचित होने की वजह से। यस, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आम मेद से आवृत होकर उर और जंगा में स्थित दोष को निकालने में बड़ी मुश्किल है ना? समझ में आया रीचा जी? इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उर प्रदेश में, और डेफिनेटली आप इसको कफ वात के स्थान से ज्यादा अच्छा ये कहे ऋचा जी कि अब आप कहेंगे कि कफ वात के स्थान में संचित होने की वजह से, तो यहाँ पर वात का इसको आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहते हैं? थोड़ा मुझे समझाइए, मेरा जानकारी बढ़ेगा। आपने कैसे बताया कि कफ वात के स्थान पे संचित है, जरा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे आप मैडम ऋचा जी? क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक बात है, वहां पे वात तो है क्योंकि पेल्विक रीजन है, नहीं, लेकिन यहाँ पर आम और मेद ज्यादा प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आम और मेद जो आप जब तक आप जो है ना पॉइंट नहीं पकड़ेंगे तब तक चिकित्सा बेहतर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपको आम और मेद जो है वो आवृत कर लेते हैं, आवरण कर लेते हैं। कौन किसको? तो हमारे तीनों दोषों को, वात को भी, पित्त को भी और कफ को भी। समझ में आया ऋचा जी, आलोक जी? यानी कि चद्दर चढ़ा दिए हैं इसके ऊपर। यूवी सिंह साहब समझ में आया चद्दर चढ़ा है किसका? चद्दर चढ़ा है नवीन जोशी का नहीं, चद्दर चढ़ा है चद्दर चढ़ा है आम और मेद का। तो विश्वास जी, इलाज किसका करेंगे सर? जो फंसा है उसका इलाज करेंगे कि जो चद्दर चढ़ा है उसका इलाज करेंगे? जरा बताइए, किसका इलाज करेंगे रीचा जी? वात पित्त कफ का इलाज करेंगे कि जो आम और मेद है उसका इलाज करेंगे? बताइए जरा यार। हाँ, अब आया ना लाइन पे सरिता जी ने कहा चद्दर को हटाएंगे। तो अब आप कर रहे हैं वहां शोधन, नहीं नीलकंठ जी? कैसे करेगा शोधन काम वहां? वहां तो लॉक मारा दरवाजा ऐसा मीनाक्षी जी आम मेद ने बंद किया हुआ है कि वहां से दोस्त निकलने को राजी ही नहीं है। तो पहले दरवाजा खोलना पड़ेगा ना ऋचा जी, दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं वहां पर? ना जी, हम तो कराएंगे बमन, हम तो कराएंगे विरेचन। अरे वो दरवाजे के अंदर बंद है वो दो साम और मेद से, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें क्या कहते हैं? सक्त्यारत्वाम मेदोभ्यम स्तब्धा जंगो रुस्थित, ये चरक चिकित्सा स्थान में आया है। कहते हैं यहाँ पर आम और मेद जो है वो जंघा और सवारी उर्स में जाके स्थित होकर के वहां पे जाके क्या करता है? स्तब्ध कर देता है, स्तब्ध कर देता है। इसीलिए संशोधन कराना चाहिए यहाँ पे, बताइए। अरे यूबी सिंह साहब, केवल जी, कराना चाहिए क्या शोधन? यहाँ पे जरा चैट बॉक्स में लिखिए रश्मि जी, कराना चाहिए क्या? अब आप सोचिए, कराना चाहिए। जब वात पित्त कफ लॉक्ड है वहां पर आम और मेद से, दरवाजा बंद है वहां पर नीलकंठ जी, देखिए सबको नहीं कराना चाहिए ना, नहीं कराएंगे ना, क्योंकि दरवाजा में ताला लगा हुआ है। हाँ, दरवाजे पे लगा है ताला, है हाँ, अलीगढ़ वाला ताला लगा हुआ है वहां पर जी। तो पहले क्या करना है साहब रश्मि जी? ताला खोलना है, नहीं तो हम संशोधन नहीं कर सकते। तो समझ में आया? न तो पंचकर्म का पूर्व कर्म कर सकते हैं, न पंचकर्म का प्रधान कर्म कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? हरिंदर पटियाल जी, गरिमा जी, दत्तात्रेय जी, हार्दिक जी, देखिए नीलकंठ जी को भी समझ में आ रहा है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं वो। संध्या जी को भी आ रहा है। राकेश कुमार साहब तो फाइनेंस के लोग हैं। नहीं कराना है ना? नहीं कराना, एकदम क्लियर है क्यों नहीं कराना है। हेतु जान लिया आपने, निदान जान लिया आपने, बीमारी की संप्राप्ति जान लिया आपने, बीमारी कैसे पैदा हुई जान लिया आपने, और तब आपने जाना कि क्यों नहीं कराना। चलिए जी, तो कराएंगे क्या? फिर आप पूछेंगे ना सर क्या करें फिर ऐसे में सिंह साहब? तो कहते हैं इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज कही गई है कि युक्ति युक्त संशमन करना है, दिमाग लगा के दवाई देनी है। हाँ, दिमाग लगा के दवाई देनी है। और एक चीज जो बताते हैं, ऐसी औषधि अन्न और विहार का प्रयोग करिए जो ये कफ, ये मेद, ये आम को तो कम करे, लेकिन एक बहुत डेंजरस चीज है, ध्यान रखिएगा,
जो कफ मेद और आम को कम करने वाली चीजें देते हैं ना सरिता जी, तो वात का प्रकोप भी कर देती है। और वात का भी प्रकोप ना करे, हाँ वात को भी बैलेंस में रखना है और कफ मेद और आम को भी ठीक करना है, यही चिकित्सा है इसकी। तो कहते हैं इसमें क्या कराना है, तो इसमें कहते हैं रुक्ष उपचार करो, वृक्षोपचार करो, अग्नि का विचार करते हुए करो। तो यहाँ पर युक्ति युक्ति पूर्वक तर्पण कराते हैं। और अगर मान लो कभी ऐसा हो भी जाए कि वृक्ष आप उपचार कर रहे हैं और वात प्रकुपित हो गया ऋचा जी, तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने का, वात का करेंगे चिकित्सा, है ना। तो यहाँ पर हमने कहते हैं कि आप वृक्ष उपचार करना है। तो निदान परिवर्जन तो सबसे पहला है, वृक्ष उपचार सबसे इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे कहते हैं कि आप जो है वो गोमूत्र का लेप करें, गोमूत्र का यहाँ पर वल्मीक मृत्तिका से, वल्मीक मृत्तिका जानते हैं, बाबी वाली मिट्टी, अरे जहाँ दीमक लगी होती ना, दीमक निकालती है मिट्टी, खूब हमारे यहाँ खूब निकलती है दीमक, मिट्टी खा खा के निकालती है, वो वाली मिट्टी में जो है आप लिख लो, आप गोमूत्र से लेप बना लो, बड़ा अच्छा है, हाँ ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, लिख लो आप, फार्मूला है फार्मूला। बाबी मिट्टी में गोमूत्र का बना लो पेस्ट, और उस पेस्ट को लगाओ उषा शुक्ला जी, हाँ ये चिकित्सा है। इसके अलावा गोमूत्र का गुग्गुल, गोमूत्र से सिद्धित गुग्गुल का प्रयोग आप 2-2 गोली 3 बार दे सकते हैं, 3 मात्रा में दे सकते हैं, लिख लीजिए आप, गोमूत्र से सिद्धित कोई भी गुग्गुल योग आप दे सकते हैं। इसमें स्नेहन और संशोधन कर्म नहीं करना है, नॉट इंडिकेटेड, क्रॉस कर दीजिए। इसमें नदी के बहाव के विरुद्ध तैरना, नदी के बहाव, आप लोगों को तैरना आता है कि नहीं विश्वास जी? अरे बहुत लोग तैरने में एक्सपर्ट होते हैं, बहाव में तो तैरने में सब तैरने में एक्सपर्ट होते हैं, हार्दिक पटेल जी। बात तो तब है जब आप बहाव के विपरीत तैरेंगे, समझ में आया? तो जब आप बहाव के विपरीत तैरेंगे तो आपके आम और मेद का विलयन स्वयं हो जाएगा, इसीलिए ये भी एक इलाज है, ध्यान रखिएगा, तैरना भी एक इलाज है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ना बड़े जबरदस्त जबरदस्त ट्रीटमेंट बताए हुए हैं, तो तैरना भी एक इलाज है, तो बहाव के विपरीत तैरना है आप। अब जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो कैसे तैरेंगे बोलेंगे भाई, तो आप कोई बात नहीं, आप नदी में बैठ जाइए और पांव पटकते रहिए, ऐसे 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 पटकते रहिए उषा शुक्ला जी, या ऐसे पकड़ लीजिए, डंडा पकड़ लीजिए और पैर पटकते रहिए, वो ही है। नहीं तैर रहे हैं तो तैरने का ड्रामा करना पड़ेगा, नहीं तैर नहीं तैरते हैं तो तैरने का ड्रामा तो कर ही सकते हैं ना गरेर साहब, ऐसे पकड़ लिया स्विमिंग पूल का डंडा और ऐसे ऐसे पैर को छपड़ करते रहिए, ऐसे छपड़ 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 छपड़, ये इलाज है इसका, हाँ लिख लीजिए, उसको इलाज कहते हैं इसका। तो ये भी इसका इलाज है। इसमें हम लोग पटोलादि कषाय आता है वो देते हैं हम लोग, 40 ml सुबह शाम देते हैं। और इसमें मेन जो मुझे बताना था, तैरना आता है, अच्छा आपको आता है, हमें तो आता है नहीं, साइकिलिंग भी करेगा ऋचा जी, हाँ भाई जहाँ मूवमेंट होगा पैर का, अब बालू पे पटकवाइए अपना पैर को, वो भी काम करेगा, पानी में ऐसे से पटकाइए पैर को, वो भी काम करेगा, धारा के विपरीत तैरिए, वो भी काम करेगा, साइकिलिंग साइकिलिंग करिए, वो भी काम करेगा। मतलब आपके इस पोर्शन में जो उर प्रदेश है इसमें मूवमेंट होनी चाहिए, है ना ऋचा जी, समझ में आया? यही इसका इलाज है। तो हमने सबसे पहले वो बीमारी जाना जिस मेरा बीमारी में पंचकर्म नहीं किया जाता, ठीक है जी, क्लियर है? तो एकदम समझ में आ गया। कोई पूछेगा भैया पंचकर्म, सब कोई बोलेगा आपके सामने आगे खूब बड़ा बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है कि पंचकर्म से सारा इलाज हो जाता है, हम पंचकर्म से सब ठोक के इलाज कर देते हैं, हम तो शोधन के एक्सपर्ट है। तो आपको बताना होगा पंचकर्म बहुत बढ़िया इलाज है, शोधन बहुत बढ़िया इलाज है, लेकिन एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें हम शोधन नहीं कर पाते हैं, क्लियर है ना? यूवी सिंह साहब समझ में आया सर, केवल श्री कृष्ण जी। तो यहां से अब आपको आगे बढ़ते हैं, क्लियर? उर्व स्तंभ के बारे में कोई डाउट, कोई सवाल कोई भी हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मालिश भी काम नहीं करती, इसमें शोधन भी काम नहीं करता, यहाँ पे हमने क्या करना है, तो या तो हम आहार विहार से ठीक करें, या फिर हम पानी में तैराएं, बालू में पटकवाएं, नहीं साइकिल चलवाएं, ये सब काम आपको इसमें करने हैं। लॉक खोलना है ना, तो लॉक खोलने के लिए जो जो प्रक्रियाएं होगी ऋचा जी वो सब काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये बीमारी कंप्लीट हो गई, आपको कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे?
नो इंडिकेशन ऑफ पंचकर्म। ठीक है, आइए अब दूसरी बीमारी जानते हैं। मेरी फेवरेट, ये मेरी फेवरेट बीमारी है, मतलब मेरी फेवरेट टीचिंग में बीमारी है। तो इसका नाम है आम वात। आम वात बहुत मरीज आते हैं। मीनाक्षी जी कुछ पूछ रही है, तो पहले मीनाक्षी जी का सवाल ले लेते हैं। बोलिए मैम। हाँ यस सर, मतलब स्विमिंग विरुद्ध प्रवाह में ही स्विमिंग करना है, ऐसे नॉर्मल स्विमिंग नहीं करना हाँ है। मैडम, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा मैडम ना, जब विरुद्ध प्रवाह में करेगा ना तो पैर ज्यादा चलते हैं उसमें। यहाँ पे या, उद्देश्य ये है कि पैर को इतना मूवमेंट में रखना है कि या, लॉक खुल जाए। लोग मतलब से काम नहीं स्विमिंग, चलने वाला है। मतलब स्विमिंग पूल में करेंगे वो नहीं होगा। वो नहीं स्विमिंग पूल, होगा, हाँ। वो नहीं, स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग उससे भी करेंगे वो तकलीफ बढ़ाएगा। तकलीफ बढ़ा देगा, बिल्कुल सही हाँ, कहा आपने। मतलब तो नदी में इसमें, जो प्रवाह है उसके विरुद्ध ही स्विमिंग हाँ, करना है। यस, बड़ा यस इंपॉर्टेंट है, बहता हुआ यस, पानी में। या बहता बहते हुआ हुए पानी, पानी पर, यानी या। आप हर की पैड़ी में गंगा जी बह रही है ना, तो पानी हम्म, में पैर रखे तब पटकिए या, पटकिए पटकिए। पानी का धारा भी जा रहा है उधर से। स्विमिंग पूल में तो स्थिर होता है ना पानी, हाँ वहां वहां मजा तो नहीं स्थिर आएगा। नहीं, या सर स्थिर होता है, इसीलिए हरिद्वार आके बड़ा गंगा में important। करेंगे ना। हाँ, हरिद्वार गंगा आके जी गंगा में। में कीजिए आप। हाँ, मजा आएगा। हरिद्वार आइए आप और हमसे मिलिए। हरिद्वार से पास में, देहरादून में रहता हूँ मैं। नहीं तो आप आएंगे तो हम आ जाएंगे ऋषिकेश में, क्या है। नहीं सर मैं सर, ट्रेड के देहरादून 2-3 बार मैं देहरादून आ चुकी हूँ सर। आ चुके हैं आप, तो आप आइए, आप, आपका या, स्वागत है। हमसे भी जुलाई में मुलाकात आऊंगी हो सर, जाएगी। आपका आप सेशन अटेंड करने के लिए। हम आपको दर्शन करेंगे। आप जुलाई में जरूर आइएगा। नहीं यस तो हमें भी आपको मिलने का मन होता है। आप लोग इतने ऑनलाइन सीखे हैं हमसे, तो कभी हमसे भी मिलें, सर। हम आपसे कुछ ज्ञान लें प्रत्यक्ष। भाई हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास बड़ा नॉलेज है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, वो अभी उसने एक ब्रोशर दिया मुझे, वो मेरे पिछले सेशन में आई थी। वो विद्य कर्म और अग्निकर्म पर वो वर्कशॉप ले रही है। मुझे बड़ी प्राउड होता है कि जो स्टूडेंट्स को हमने कभी बुलाया यहाँ पे सीखने के लिए, वो अब अपने वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड। या, तो अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली आप जरूर आइए। सर वन मोर डाउट, रुक्षण चूर्ण की मालिश कर सकते हैं क्या? ऋचा जी, एक्चुअली क्या है कि करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं करेगा। उत्साधन के बारे में कहा तो है, लेप करिए आप कहा है। नहीं, ससर्प गोमूत्र का प्रलेप करिए कहा है। आप परिषेक करने के लिए भी कहा है यहाँ पर। युक्ति पूर्वक व्यायाम भी कहा है। कैसा कैसा व्यायाम सुनिए ऋचा जी, बड़ा कठिन है लेकिन। वो बोलते हैं पथरीली जमीन पे पैदल चलाओ। ओ तेरी के, तो पैदल नंगा पांव चलवाएंगे पथरीली जमीन पर, कौन चलेगा आज की तारीख में? पैर पूरा सूज जाएगा उसका। उसका उरुस्तम ठीक होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है, उसके पैर में फफोले पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी इलाज नहीं करना। पानी के बहाव के विपरीत तो ठीक समझ में आता है, लेकिन आचार्यों ने ककरीली का जो जो कंकड़ युक्त जमीन है उस पर चलने के लिए कहा है। नदी में बहाव के विरुद्ध तैरने के लिए कहा है। तो आप इसको थोड़ा बहुत एडवांस कर सकते हैं इसको। बढ़ बहती हुई पानी की धारा बनाइए और उसमें पैर पटकवाइए उसका, है ना। या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको नहर हो, सेफ्टी हो, इन चीजों पे आप वहां कर सकते हैं। हाँ, नकुल स्वेदा क्या है बताइए जरा। नकुल स्वेदा बता रही है मैडम जी। सरिता जी कुछ बताना चाह रही है। सतुजा जरा एक्सप्लेन कीजिए मैडम इसको यहाँ पे, क्या आपने बताइए सर जी। सर बालू का स्वेद। बालू का श्वेत, बालू से श्वेत करेंगे? हाँ सर, कर सकते हैं। वो बालू वाला श्वेत भी काम नहीं करता है मैडम, ये इतना जकड़ा हुआ रहता है ना, इसमें बालू का सर श्वेदन भी काम नहीं उसमें हम नहीं करता है व्यत्यास जी। व्यत्यास से मतलब चिकित्सा कर सकते हैं ना। एक बार बालू का स्वेद किससे? करेंगे, यही उरु हाँ स्तंभ में। हाँ एक बार उसको बालू का से स्वेद करेंगे, फिर वात का प्रकोप हो हाँ जाएगा। तो फिर हाँ सस्नेह अपना कोई तो द्रव्य लेके उससे दोनों हाँ, तो स्वेद दे, करेंगे। हाँ यस फिर सर। करेंगे। पहले तो हमें रुक्ष ही देना है ना श्वेत। यस सर, कर सकते हैं ना वैसे। शुरुआत में तो रुक्ष कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा लॉक होता है ना मैडम जी कि वो खुलता ही हम्म। नहीं है जल्दी। हाँ, ओके। इसीलिए जो है, इसीलिए हाँ, स्वेदन और स्नेहन के जो चाहे अब वृक्ष भी दें, बहुत ज्यादा इंडिकेशन नहीं है। उत्सादन की बात की गई है। उत्सादन में भी बल्मिक मृत्तिका यानी कि जो मावी की मिट्टी है उसको गोमूत्र में मिला के उसका उत्सादन करने की बात की गई है। जहाँ पर प्रलेप की बात की गई है लोकल, वहां पर ससर्प गोमूत्र का प्रलेप आप दे सकते हैं। कहीं पर परिषेक ऊपर से धारा गिराने की भी बात की गई है, तो शिवनाक आदि का परिषेक दे सकते हैं आप।
लेकिन युक्तिपूर्वक व्यायाम, ककरेले, जमीन पर चलना, धारा के विपरीत तैरना, वृक्ष उपचार और यही सब चीजें इसमें बताई गई है। तो इस प्रकार से हम लोग, वैसे मैं बताऊं तो ये आजकल रोग मिलता ही कम है, बहुत आजकल बहुत कम मिलता है, तो परेशान ना हो सर। मर्म चिकित्सा काम करेगा, हाँ, जहां नहीं कोई काम करेगा वहां मर्म काम करेगा। बोलिए विश्वास जी, बोलिए सर, विश्वास जी बोलिए। क्वेश्चन अरे हम भी आप लिख रहे थे। हेलो, हम भी लिख रहे हाँ, थे कि बालू और सेंधा नमक का पुतली बना के सेक करने का, और हमको लिखने में देर हो जाता है, तब तक वो मैडम बोल दिया। तो मैडम, मैडम जो है, मैडम बहुत स्मार्ट है ना, मैडम ने पूरा पंचकर्म पूरा करती भी है, वो बेसिक भी किया हुआ है। और आप तो ओवर स्मार्ट हैं, आप देखिए, आप जो है बंगाल में बैठ के पूरा पंचकर्मा सीख रहे हो आप, है। ठीक है, ठीक है, हॉस्पिटल खोलोगे हमें बुला लेना, डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है इनको, बहुत मुश्किल है। आलोक सिंह जी बताइए, हाँ सर। बोलिए सिंह साहब जी। सर एक पेशेंट है, उसको बहुत ढेर सारी बीमारी है। जी उसको थायराइड है, ओस्टियोपोरोसिस है, फैटी लीवर है, हाई बीपी, बहुत ढेर सारी है, अल्सर है, हार्निया है। तो फिर मैं, आपने ये सारी बीमारी का नाम ना अंग्रेजी बताया, हमें तो आती नहीं है अच्छा, बीमारी। सॉरी सर, वो मैं भी हिंदी में भूल जाऊंगा। तो सर उसको क्या हिंदी की हुआ? बात ही नहीं है ना, आप बीमारियों का, आपने हाई बीपी बोला, अल्सर बोला, आपने हार्निया। डायबिटीज बोला, एक भी तो आपने आयुर्वेद के शब्द प्रयोग ही नहीं किए इसमें। अच्छा अच्छा। तो सर मैं ये कैसे बताना चाह चिकित्सा रहा करेंगे हमें? सर ये मैं बताना चाह रहा था, मर्म चिकित्सा के थ्रू काफी आराम मिल रहा है उसको, 5 दिन आया है, अरे चलने में वाह, दिक्कत। बहुत बढ़िया, ताली बजाते हैं इनके लिए एक बार। हाँ मर्म चिकित्सा, कैमरा ऑन सर, करके दिखाइए अपना। नहीं नहीं सर, वो मैं पूरे मर्म पॉइंट्स उसके स्टिमुलेट कर देता हूँ, यानी योगा थेरेपी के बहुत थ्रू। बढ़िया। पहले योगा में कराता हूँ, उसके बाद स्टिमुलेट करता हूँ। जैसे जब उसका बीपी कहने का मतलब करने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है। पहले वो था, चलने में बहुत उसको दिक्कत थी सर, चलने में उसके बोन में पेन था, मतलब चल नहीं पा रहा था, चलने भी लगा, सब कुछ बहुत ठीक। बढ़िया, तो ये मर्म बहुत अच्छा, चिकित्सा का बहुत। काफी मतलब ये अच्छा मर्म चिकित्सा प्रभाव। तो बहुत, मर्म चिकित्सा तो इतनी कारगर है तो आलोक इसमें सिंह जी। सर इसमें मैं, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले ना। मेरे को ना लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं। हाँ, लोग मरीज को ढूंढते हैं। हमारे डॉक्टर लोग जो है ना, मरीज का फोन आता है उनको ढूंढते हैं। मरीज वैद्य नवीन जोशी को ढूंढते ढूंढते आते हैं। जी हाँ, मैं कहता हूं ऐसे प्रैक्टिशनर बनो कि लोग आपको सर्च करें, आप लोगों को सर्च ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं हुआ, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं तो बदलती रहती है जगह, लेकिन जहां जाता हूँ वहां लोग सर्च करके आते हैं। मेरे पास हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं नाड़ी और मर्म के लिए। उनको तो पता ही नहीं है कि मैं पंचकर्म जानता हूँ, पंचकर्म के बारे में वो जानती ही नहीं है मेरा, जबकि मैं मूल रूप से मैं उसी का एक्सपर्ट हूँ। ये तो मेरा एक सपोर्टिव हैंड है, लेकिन वही लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं प्रिसाइजली चीजों को बहुत ढंग से करता हूँ। मेरा तरीका ये नहीं होता है कि मैं अगर बमन करा रहा हूँ तो कहीं पर भी बिठाए करा रहा हूँ। मेरा तरीका होता है, हमारे गुरुओं ने सिखाया कि यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर स्टैंडर्ड। तो हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, चाहे मर्म हो, चाहे वमन हो, चाहे वो कुछ भी हो, पंचकर्म हो, चाहे आपको मैंने नाड़ी देखना सिखाया हो। देखो, आपको 20 दिन तक पढ़ाता हूँ मैं नाड़ी, है ना। तो अमेजिंग है कि नहीं है ये रश्मि जी? तो आपको अब आइए हम चलते हैं मूल बात पे, आम बात। देखिए, चूंकि हमें समय कम है, रात्रि का समय है, तो एक दिन में दो दो बीमारियां पकड़ेंगे, दो दो बीमारियां पकड़ेंगे तब काम चलेगा। दत्तात्रेय कोकारे जी, समझ में आ रहा है? तो आम बात की बात करते हैं, रश्मि जी पूछिए, रश्मि जी बोलिए। नमस्ते सर। हाँ जी, सर मैंने सर नमस्ते। मैंने अपने सर मैंने अपनी मदर के लिए पूछा था, तो सर उसमें क्या करना पूछिए है? मैम। सर उनको वही मतलब क्या क्या, एक बार डिफॉर्मिटी आ, लक्षण, एक बार बताइए लक्षण फिर से। उनको डिफॉर्मिटी आ बोलिए मैडम। गई है। पहले आर ए फैक्टर जो उनका डायग्नोस हुआ था, लेकिन इस समय उनके अंदर जो है एज कितनी है डिफॉर्मिटी मैम, एज कितनी है? 68 ईयर्स एज है। कितनी है? 68 ईयर्स। और इस समय जो उनको सांस सिक्सटी ब्रीथलेसनेस एट चाहिए, सिक्सटी मतलब एट या 58? 68। 68 है या 58? 68। मैडम डिफॉर्मिटी तो आपको रिवर्स नहीं हो सकती है, आप ये ध्यान रखिएगा। नहीं सर, अभी क्या करना है मतलब प्रेजेंट कंडीशन में? अभी आपने जो है उनको जो है वो शमन चिकित्सा और बस्ती चिकित्सा दीजिए आप। तो संबंध में जो है सर, आपने बताया था जैसे कि जेरी फूड और वो स्वामला। और सच उनको सांस फूल रही है, क्योंकि मैंने उनको दिया था 1 महीने के लिए स्वामला और अगस्त रसायन, तो उससे उनको आराम नहीं हुआ था।
तो कुछ और देना है क्या नहीं, साथ आप में? उनका एक बार ब्लड प्रेशर, और आप बाकी पैरामीटर्स भी देखिए आप। सर ब्लड प्रेशर उनका इस समय नॉर्मल है एकदम, बाकी सारी तो रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है तो नॉर्मल है। आप ये जो है उनको उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह तो नहीं चली है पहले नहीं आर्थराइटिस के एक लिए? नहीं चलिए, लेकिन एक बार जो इनको कोरोना हुआ था तब स्टेरॉइड वगैरह चले थे, उसके बाद से प्रॉब्लम हुई है। कोई बात नहीं है मैडम जी, आप उनको जो है रस औषधियाँ दीजिए। हमारे अभी आमवात हमारा प्रकरण आ रहा है, अभी उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? जी सर। और सर वही इसमें उसी क्या है, बीमारी के। सर ये जो उर्व स्तंभ है हाँ, इसमें है कि जब नदी में तैराते हैं उल्टी दिशा में, तो हमारी जो हीट है बाहर नहीं निकल पाती है और दोषों का विलयन हो जाता है। तो अगर एसी रूम में पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो हीट तो बाहर निकलेगी नहीं और दोषों का विलयन हो जाएगा। ये भी तो कर सकते हैं सर। देखिए अब ऐसा है यहाँ पर, इसीलिए तो कहा कि पैदल चलो ककड़ीरी कंकड़। देखिए यहाँ पर कुल मिला के जो मूल उद्देश्य है, आप जी एक्सरसाइज कुछ सर। भी करवाइए, जब तक उरर प्रदेश में एक्टिव आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका उरर प्रदेश जहाँ पे आपके दोस्त फंसे हुए हैं, वो अगर आपके वहां से वो नहीं लॉक खुल रहा है तो फायदा नहीं उस एक्सरसाइज का। पैदल चलते रहिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप वहां पर रुक्ष स्वेद देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विलयन होकर के जब तक वहां से वो कफ और मेद जो है, आम और वेद बाहर नहीं निकलेंगे वहां से, तब तक आपका वो सारा चिकित्सा बेकार है, उपक्रम बेकार है। तभी तो यहाँ पर स्नेहन काम नहीं करता, स्वेदन काम नहीं करता, स्निग्ध स्वेद काम नहीं करता, शोधन काम नहीं करता, इसलिए तो कहा गया। तभी तो स्पेसिफिकली कहा गया कि धारा के विपरीत तैराओ। तभी कहा गया कि बालू में, रेत में पैर उसके छप्पन कराओ, पटकवाओ, या फिर कंकड़ युक्त जो पथरीली जमीन है उस पर पैदल चलवाओ। इसके इसके मूल भाव को समझिए मैडम। भाव ये है कि आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो जंघा, जो उर प्रदेश है वहां पर वो एक्ट, क्योंकि आप देखिए ना ये हिस्सा ऑलवेज इमोबाइल रहता है। तो जब आप धारा के विपरीत तैरते हैं तो इसकी मोबिलिटी बढ़ती है, तो मोबिलिटी को बढ़ाना है, वो सारे उपाय इसमें हम करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें आप इसमें प्रलेप कर सकते हैं, अभी परिषद की बात की कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप शुरुआत में आप रुक्ष स्वेद अगर आप दें और विलयन हो जाए तो बहुत अच्छा है। स्निग्ध स्वेद तो नुकसान ही करेगा शुरुआत में, बाद में भले ही आप करें। तो आगे बढ़े, आपका आदेश हो तो अब आम बात पे चलते हैं, क्योंकि एक दिन में एक सेशन में हम दो बीमारियां लेंगे, समझ में आएगा। उरस्तम के रोगी ज्यादा आते भी नहीं है आपके पास, है ना? चलिए जी आगे बढ़े। सांध्या जी, रेत में चलने पर जंगा भारी होने लगता है। हाँ, तभी तो जंगा जंगा में, तभी तो जंगा जंगे के प्रदेश में ही तो है ना, इसलिए तो जंगा पे हाँ इसका हाँ हाँ प्रभाव है। मेरे हिसाब से इसमें गुल्फ मर्म का स्टिमुलेशन बहुत अच्छा काम करेगा, आप करके देख सकते हैं जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो गुल्फ मर्म का स्टिमुलेशन कराइए, इट्स वेरी इफेक्टिव। चलिए आमवात, अब हम चलते हैं आमवात नाम की बीमारी। आमवात आप सब जानते हैं। आमवात का जो वर्णन है ये हमारे जो आप कहते हैं ना कि ये बड़ा कष्टदायी होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बड़े कष्ट देती है, बहुत तकलीफ देती है, जैसा कि अभी रश्मि जी बता रही कितनी का तकलीफ होती है। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैनेज कर सकते हैं आप। तो कहते हैं इसका जो वर्णन है ये आयुर्वेद के मध्यकालीन साहित्य में आता है, और कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये शरीर की छोटी बड़ी सभी संधियों में बहुत तीव्र वेदना करती है, बड़ी सूजन करती है, का वो हिस्सा बेकार हो जाता है, काम नहीं कर पाता उससे आदमी। किसी भी आयु, आपको बताऊं मैंने तो 20-20 साल 22-22 साल की लड़कियों को देखा है जिनको रिमेटाइड आर्थराइटिस है, या हम यूं कहें रिमेटिज्म है, या फिर लक्षणों के आधार पर हम कहें तो आमवात के जैसे लक्षण मिलते हैं। और आप देखेंगे, मेरा इस पे एमडी की थीसिस है, मैंने इस पे एमडी किया। मैंने बहुत सारे मरीजों को स्पेसिफिकली ओपीडी में आमवात के ही देखता था मैं। हमारे गुरुजी ने मुझे यही टॉपिक दिया था तो इसी टॉपिक पर मेरा काम रहा। बहुत सारे मरीजों को मैंने देखा, कम से कम जब एमडी के दौरान ही 10 से 15 हजार मरीजों को ओपीडी में, रेगुलर ओपीडी में देखने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि ज्यादातर महिलाएं जो हैं, फीमेल जो हैं, वो इस बीमारी से पीड़ित रहती है। और अगर आप देखें तो ये बीमारी जब जिसको होता है ना उससे पूछना आप कैसे पहचानोगे, आप कहेगा जी बादल लगता है ना,
जब बादल लगता है विश्वास जी तो तकलीफ बढ़ जाती है, बहुत दर्द होता है। हाँ, बोलेंगे सुबह सुबह बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। बोलेंगे कि भाई जब ठंडा बढ़ जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, रात में तकलीफ बढ़ जाती है, कहेंगे लोग। इसी प्रकार से बोलेंगे कि जब दोपहरी होती ना, सुबह सुबह तो बड़ी दर्द रहती है यूबी सिंह साहब, जैसे जैसे धूप निकलती है दर्द कम हो जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग। और आपको ये चीज समझ में आएगी, इससे आप इसको समझ सकते हैं। पेट कब्ज रहता है, अगर आप देखें गरिमा जी तो 90% आम बात के रोगियों में कब्ज होता है। कहेंगे पेट साफ हो जाता है ना मेरा तो दर्द कम हो जाता है। हाँ, ये एकदम प्रैक्टिकल है। जब कहेंगे मल प्रवृत्ति होगी तो जो है, जो वेदना है वो कम हो जाएगा। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद, क्या बात है बताइए। किसी का कोई प्रश्न है या ऑडियो अनम्यूट है तो बताइए। तो वेदना जो है ये दोपहर में कहेंगे कम हो जाती है, पेट साफ हो जाता है तो वेदना कम हो जाती है। तो कहते हैं कि प्रसन्न जब रहता है व्यक्ति, ध्यान नहीं रहता है तो दर्द भूल जाता है, ऐसा भी होता है। जब आदमी प्रसन्न रहेगा तो दर्द ही नहीं याद आएगा, तो फिर वेदना कहाँ से खैर ध्यान आएगी। समझ में आ रहा है ना आलोक सिंह जी? मैं जरा नेटवर्क चेक कर रहा हूँ, मेरा ये नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या हुआ? क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ, तो कहते हैं कि आपको कैसे पहचानेंगे इसको, तो इसके जो लक्षण है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मिलते हैं। अच्छा जी, तो इसका जो वर्णन है, इस बीमारी के बारे में डिटेल जानकारी जो है विनेश्वरी जी, वो माधव निदान नाम के ग्रंथ में मिलता है। माधव निदान में मिलता है। और प्राचीन जो हमारे अपनी मौलिक किताबें हैं, चरक है, सुश्रुत है, इनमें बहुत ज्यादा इस बीमारी के बारे में कुछ भी ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है। माधव निदान माधव कर जो लिखा है उसी में इसके क्लिनिकल सिम्टम्स, इसके लक्षण बताए गए हैं। और हम कहते हैं कि इस बीमारी के आइडेंटिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट हम कहें श्रेय, जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आचार्य माधवकर। आचार्य माधवकर का यह नवीन रूप से एक प्रकार से इस बीमारी का अपने रचना में इनकॉर्पोरेट किया जाना बताता है कि आचार्य माधव ने बीमारियों को एक प्रकार से अपने ग्रंथ में इनकॉर्पोरेट किया और इस व्याधि का डिटेल डिस्क्रिप्शन किया। तो ये है क्या आम बात? तो आयुर्वेद में आम एक अलग चीज है और वात एक अलग चीज है, आप सब जानते हैं, है ना। आम एक अलग चीज है और वात तो दोष है। तो कहते हैं कि ये दोनों ही आपस में प्रकोपित हो जाएं, आम भी प्रकोपित हो जाए और वात भी प्रकोपित हो जाए, तो कहते हैं जो वात है ना, ये प्रकोपित आम को ले जाता है और इनको जहां जहां ले जाता है, खासकर ज्वाइंट्स में जाकर के लॉज कर देता है। और वहां जहां जहां पे ये आम लॉज कर जाता है, वहां वहां स्टिफनेस होती है, वहां वहां लॉस ऑफ फंक्शन होता है, वहां वहां जो है वो तकलीफ होती है। इसीलिए दोनों एक जिस्म एक जान हो जाते हैं, इसीलिए वो आम वात कहलाते हैं। यानी आम और वात दो जिस्म एक जान हो गए और रोगियों की तो शामत आ गई, तकलीफ बढ़ जाती। तो आम वात होता क्यों है, कहते वाई। उसका पूरा का पूरा सूत्र मुझे याद है, वो आपको नहीं सुनाऊंगा, आप कहेंगे जी क्या है। विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्नि निश्चलस्य च स्निग्धस्य भुक्तवतो यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा वायुना प्रेरितं मामं श्लेष्म स्थानं प्रधावति तेनात्यर्थ विदग्धौसो धमनी प्रतिपद्यते। ये मुझे याद है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं हमारे गुरुजी ने हमें याद कराया, क्योंकि ये मेरे एमडी का विषय था। कहते हैं जब आदमी ना विरुद्ध आहार करता है, समझ रहे हैं विश्वास जी, मछली खाता है, इधर दूध भी पीता है। अभी आप पीता है उधर बंगाल में तो चलता है, इधर पिएगा यूपी में उत्तराखंड में तो बीमारी हो जाएगी उसको। हाँ, उधर के लोगों को मछली बहुत अच्छा लगता है,
मछली से प्रॉब्लम नहीं होता है, पर हमारे यहाँ बोला है कि मछली को इधर मिलाओगे दूसरी चीज से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो हम कहते हैं विरुद्ध आहार करता है। अग्नि जो है वो बहुत मंद है, एकदम आराम से पड़ा रहता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करता है, और खूब बढ़िया बढ़िया खाता है। सुबह भी खा रहा है पनीर, शाम को भी खा रहा है बढ़िया, हाँ मछली खा रहा है, चिकन खा रहा है, खूब बढ़िया मटन खा रहा है साहब, हाँ बढ़िया बढ़िया, ऑलवेज फ्राइड ले रहे हैं साहब गरिमा जी, ऑलवेज कुकारे साहब, जैनिस पटेल जी, वही मजे हैं। काम करना नहीं है, खाना बढ़िया खाना है, स्निग्धता वाला खाना खाना है। कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं साहब 6-6 घंटे तक, आलोक सिंह साहब, पेशाब जाना नहीं है, बैठे रहना है, रोक के रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। हाँ, क्योंकि आजकल काम का दबाव इतना रहता है कि वो मूत्र त्याग करना ही भूल जाते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे पे मूत्र त्याग करते हैं, रात भर जगते हैं, रात भर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अमेरिका में काम करते हैं, दिन भर खराटे लेके सोते हैं नहीं, और कोई ऐसा बिस्तर का पता नहीं, नीचे से स्प्रिंग लगा हुआ है, दर्द गड़ रहा है, उसमें भी सो रहे हैं। इसके अलावा बड़ा ईर्ष्या करते हैं दूसरे से, बड़ा ईर्ष्या एक बहुत बड़ा हेतु है, आप ध्यान रखिएगा। कई बार कहते हैं ना लोग अपने सुख से जो है खुश नहीं है, पर दूसरा क्यों सुखी है भाई साहब, वो क्यों परेशान नहीं है, वो क्यों हंस रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। समझ रहे हैं विश्वास जी? विश्वास जी प्रसन्न क्यों है, ये देख के बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। आलोक सिंह जी क्यों प्रसन्न है, विनेश्वरी जी क्यों प्रसन्न है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार से दूसरों के सुख को, दूसरों की खुशी को देख के दुखी रहता है, तो भी वो आमवाद का कारण बनता है। बहुत ज्यादा क्रोध करता है, बहुत ज्यादा लोभ करता है, बहुत ज्यादा मोह करता है, बहुत ज्यादा भयभीत रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है। ये सारे कारण जो है डिप्रेशन में है, मानसिक कारण है, ये सारे के सारे कारण इसके हेतु हैं, इसके हेतु हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो अजीर्ण है, भोजन का पाक ठीक से नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेटेड है मरीज, मानसिक तनाव है उसको, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है वो, तो इन सभी से ये लक्षण बढ़ जाते हैं रजनी जी, आप इससे भी पहचान सकते हैं। यानी कोई कहे कि मेरे को स्ट्रेस हो जाए तो बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाता है जोड़ों का, कोई बोले कि मैं को जब भोजन ठीक से ना पचे तो तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये भी आप इसको पहचान सकते हैं, इस बीमारी को। इसके अलावा कहते हैं जैसे शीतल आहार विहार कर लिया, वात को बढ़ाने वाले, संधियों पर चोट लग गई, बहुत ज्यादा पैदल चला व्यक्ति, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, रात में जग गया, बहुत ज्यादा कोई तकलीफ हो गई, मानसिक कोई नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, चिंता कर रहा है कि आगे फ्यूचर क्या होगा। वेग विधारण बहुत इंपॉर्टेंट है हार्दिक जी, आजकल बड़ा समस्या है आजकल लोगों में। आकाश में बादल लगे हुए हैं, शीतल पूर्वी हवा चल रही है, ये सारे के सारे जो हैं लक्षण इस बीमारी को बढ़ाते हैं। कहते हैं संप्राप्ति, ये बीमारी होती कैसे, कैसे इसकी संप्राप्ति बनती है। पहले तो हेतु जान लिया हमने आलोक सिंह जी, समझ में आ रहा है राकेश कुमार जी? हमारे यहाँ कहते हैं कि हेतु, लिंग और औषध, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी बीमारी का कारण ढूंढो, फिर उसके लक्षण ढूंढो, फिर उसका इलाज ढूंढो। मैं देखता हूं कि हमारे जो वैद्य लोग हैं वो इलाज के पीछे भागते रहते हैं, कारण नहीं ढूंढते, रोग का निदान नहीं करते, केवल इलाज चाहिए, सीधा इलाज, ऑल ट्रीटमेंट फर्स्ट। तो ट्रीटमेंट, इसीलिए ट्रीटमेंट फेलियर होता है। नाड़ी देखनी नहीं, संप्राप्ति बनानी नहीं है, हेतु ढूंढना नहीं है, तो चिकित्सा कहां से करोगे? विश्वास जी, गरिमा जी बताइए, जो लोग टेलीफोनिक ट्रीटमेंट देते हैं, जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, क्या ये आयुर्वेद में संभव है? नॉट एट ऑल। आयुर्वेद में संभव ही नहीं है कि आप ऑनलाइन किसी को कंसल्टेंसी दे दो, जब तक आप रोगी का परीक्षण नहीं कर रहे, जब तक उसकी आप नाड़ी नहीं देख रहे, जब तक आप उसका हेतु नहीं देख रहे, जब तक आप उसकी संप्राप्ति नहीं बना रहे, कैसे आप चिकित्सा कर सकते? नहीं। और आयुर्वेद में जो आजकल एक सिस्टम चला हुआ है मॉडर्न साइंस वाला, कि कोई दवाई का फार्मुलेशन बना दिया हमने फलानी बीमारी पर,
और दुनिया भर में उसके हम रिसर्च पेपर का ढिंढोरा पीट रहे हैं और उसको हम एलोपैथिक स्टाइल में प्रूव करना है, तो वो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप आयुर्वेद को बदल नहीं सकते, जो हेतु निदान संप्राप्ति और तब चिकित्सा की बात करता है, उसके लिए हर व्यक्ति अलग है। तो एक दवा एक व्यक्ति के लिए सेम है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो डिफर करेगी। जो दवा एक व्यक्ति को दी जा रही है विश्वास जी, जो विश्वास जी को दवा काम करेगी वो आलोक सिंह जी को नहीं करेगी, जो आलोक सिंह जी को करेगी वो विनेश्वरी जी को नहीं करेगी। हर व्यक्ति अलग है नीलकंठ जी। तो यहाँ पे एलोपैथिक वाला सिस्टम से दवाई, हाँ जी, ऐसा कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता है। इसीलिए जो वैद्यकीय शास्त्र है इसकी प्रैक्टिस में कमी आती जा रही है और लोग मॉडर्न स्टाइल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसी को प्रोपेगेट कर रहे हैं, उसी को ब्रांडिंग कर रहे हैं उसी की, कि हमने फलानी दवाई बना दी, फलानी दवाई जो है इसका ये हो गया, ये रिसर्च हो गया और इस सबको खिलाया जाओ, सबको खिलाया जाओ। एक बात बताइए, जो उष्ण वीर्य तासीर की दवा होगी वो पित्त प्रधान प्रकृतियों में कैसे सूट करेगी? आलोक सिंह जी करेगी क्या? बताइए मैडम जी, यहाँ पे मीनाक्षी नहीं, जी, एक हाँ नहीं सर, करेगी क्या मैम? नहीं नहीं सर, करेगी। How you can say that this medicine is universally susceptible for each and every person? इसका मतलब है कि आप आयुर्वेद जानते ही नहीं हो, यू डोंट नो द आयुर्वेद बेसिक प्रिंसिपल, आपको पता ही नहीं है। तो फिर आप आयुर्वेद बोलो ही मत ना, आप बोलो ना ये एलोपैथिक है, खत्म बात। आप एलोपैथिक स्टाइल से ट्रीटमेंट करते हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि आप कोई फार्मुलेशन बनाएंगे और उसकी दवाई बनाएंगे और उसको आप ब्रांड करके बेचेंगे, इट इज टोटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद। या तो आपको आयुर्वेद पता नहीं है, तो इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। यहाँ हेतु निदान संप्राप्ति और फिर चिकित्सा की बात की जाती है और हर व्यक्ति अलग है। इसीलिए तो कहा है पुरुषम पुरुषम विक्षम सगेव विसगोत्तमम, हर व्यक्ति अलग है। इसलिए हर व्यक्ति का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करो। पर हम देखते हैं बहुत सारे वैद्य अपने आप को इतना बड़ा सुपीरियर समझते हैं कि वो नाड़ी क्यों देखेंगे, मरीज को हाथ नहीं लगाएंगे और बोलेंगे जी ये दवा हमारे फलानी दवा विकसित करी है, हाँ मैंने फलानी दवा विकसित करी है। तो ये सारी की सारी एक आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से, हाँ इसीलिए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हम करेंगे ना, हम कर रहे हैं, हम अपने स्टाइल में करते हैं। इसलिए नाड़ी देखते हैं, बर्म सिखाते हैं, पंचकर्म सिखाते हैं, शमन भी सिखाएंगे आप, हाँ लेकिन तरीके से, हेतु निदान संप्राप्ति फिर जाके चिकित्सा। इसीलिए फार्मूला बेस्ड ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फार्मूला तो असंख्य है वैसे जी कल्पना में। तो चलिए हम जानते हैं इसका, हमने संप्राप्ति बनाते हैं कि होती कैसे है। तो कहते हैं कि जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है ना, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है उषा शुक्ला जी। तो मंदाग्नि के कारण जो कहते हैं ना, अगर हमारी, मैंने बताया कि हमारा शरीर अगर एक घर है तो उसका किचन जो है वो गृहिणी है। ध्यान रखिएगा, मैं आज एक मरीज को समझा रहा था, हमारा शरीर अगर घर है तो उसका किचन जो है वो गृहिणी है। गृहिणी को पित्त धरा कला भी कहते हैं। वहीं पर पित्त का स्थान है, अग्नि का स्थान है। तो अग्नि को इज्जत तो देनी पड़ेगी ना उषा जी। घर में गृहिणी की इज्जत है और हमारे शरीर में भी गृहिणी की इज्जत है। तो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर मंदाग्नि है तो अगर भोजन का पाक ठीक से नहीं हो रहा है तो यही आम बनेगा। विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्नि निश्चलस्य स्निग्धस्य भुक्तवतो अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। ये सब कारण अगर हैं तो वायुना प्रेरितम मामम श्लेष्म स्थानम प्रधावती। कहते हैं यही आम जो है वो वायु के द्वारा प्रेरित होकर के श्लेष्मा के स्थान पे पहुंच जाता है। और कहते हैं यही आम जो है ये संपूर्ण शरीर में रक्त के साथ परिभ्रमण करता है और वायु से प्रेरित होकर के यह आमाशय, हृदय, संधियों और कफ के स्थानों में पहुंच जाता है। निश्चित रूप से आम और कफ के गुण धर्म समान है। ध्यान रखिएगा, दोनों के गुण एक जैसे हैं। हाँ, जैसे रक्त और पित्त के गुण एक जैसे हैं, ऐसे आम और कफ के गुण एक जैसे हैं। समान गुण धर्मी होने के कारण ये क्या करता है, और विकृत और विदग्ध कर देता है। जैसे एक चोर के साथ दूसरा चोर मिल जाए तो चोर चोर मौसेरे भाई, क्यों नीलकंठ जी? भाई एक साधु के साथ एक साधु मिल जाए तो वो भी एक अलग क्वालिटी है। एक चोर के साथ एक चोर मिल जाए तो वो भी एक क्वालिटी अलग बन जाएगी। तो दोनों ही एक जैसे गुण वाले हैं और बीमारी पैदा कर रहे हैं, दोनों मिल गए तो माशाअल्लाह कहने की बात है। ऐसी बीमारी होगी आलोक सिंह जी, ऐसी तकलीफ होगी कि ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि आम जी और कफ दोनों गुणधर्मी है। हाँ, तो ये क्या करते हैं,
ये समान गुण धर्म रखने के कारण और ज्यादा विकृत हो जाते हैं, और ज्यादा विदग्ध हो जाते हैं। और यही अपनी विदग्धता के कारण, जब ये विदग्ध होता है ना, तो ये फिर ये अम्लीय भाव को प्राप्त होता है और पित्त को विकृत करता है। यस, पित्त को ये प्रकुपित करता है। और कहते हैं इससे फिर बाद में जाकर के ये सारे शरीर के स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है, और स्रोतों को अवरुद्ध करने के कारण ये फिर से वायु को प्रकुपित करता है। और कहते हैं वायु धातु क्षयात कोपो मार्गस्य आवरणेन च। इस प्रकार से जो मार्ग है वो आवरण हो जाता है। जब मार्ग आवरण होगा तो वात को जगह नहीं मिलेगी घूमने की, तो वात भी नाराज हो जाएगा। भाई जिसका काम ही है चलना, जिसका गुण ही है चल, उसको आपने रोका, रुक नहीं। एक बार बताओ, लालू सिंह जी का एक आदमी का नेचर है चलना, आप बोलना था तू बेटर है बस, तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा बताइए आप। वात का काम है चलना और आपने उसको रोक दिया है, कैसे? तो कफ से और आम से, तो गुस्सा तो होगा ही, प्रकोपित तो होगा ही। तो कहते हैं ये प्रकोपित हो रहा है, वह गुस्सा हुआ वायु, और क्या करता है उस आम वाले जो वो रक्त वाहिनियों में, रस वाहिनियों में जल्दी जल्दी पहुंचाता है, जिससे पिछलता, अभिषंदता, भारीपन, दुर्गंधता, ऐसे ऐसे गुणों से बहुत स्रोतस पूरे दूषित हो जाते हैं, और शरीर कमजोर, शरीर भारी, शरीर बीमारियों से युक्त हो जाता है। और कहते हैं कि और ज्यादा अगर वो व्यक्ति इसी प्रकार के आहार विहार आदि करता रहता है तो और ज्यादा आम संचय होता है, और फिर और ज्यादा कफ जो है, ये आम आम जो है कफ के समान गुण वाला आम, ये संधियों में जाकर के त्रिक में, खासकर पेल्विक एरिया में, जो हमारी नी जॉइंट है वहां पे, जो हमारी कुरपर संधि है वहां पे, जो हमारी मणिबंध संधि है वहां पे, और हमारी अंगुलियों की संधि है वहां पे, वहां जाके स्थान संश्रय कर देता है, वहां जाके परमानेंटली बैठ जाता है, और इसको बोलते हैं आम वात हो गया। समझ में आ रहा? ये आम वात आम बात नहीं है, ये आम वात है। समझ में आया जी कैसे बीमारी पैदा हुई? तो क्या इसका हुआ, कैसे कारण हुआ इसका, एक बार समझ लीजिए। तो आदमी ने, इंसान ने किया विरुद्ध आहार, खाना ठीक से नहीं पचा, तो आम बना। ये आम जो है क्या हुआ, पहले तो अग्निमांद हुआ, आग भट्टी ठीक से सुलगी नहीं, आहार विहार ठीक किया नहीं, तो भोजन ठीक से पचा नहीं, भोजन ठीक से पचा नहीं तो आम बना। ये आम वात के साथ मिल गया, घूमते घूमते पहुंच गया कहाँ, श्लेषक कफ के स्थान पर, संधियों में, वहां आमाशय में, जंघा प्रदेश में, सिर में, कंठ में, इन सब जगहों पे पहुंच गया। और कहते हैं वहां से ये फिर पूरे के पूरे ये एकदम से वहां लॉज करके, खास करके त्रिक प्रदेश में, हमारी पेल्विक रीजन में, गात्र में, इन सब जगहों पर जाके लॉज करके आमवात नाम की बीमारी को पैदा करता है। तो ये आमवात की इसकी संप्राप्ति हुए। अगर आप कहोगे कौन सा दोष प्रधान है इसमें, तो आपको वात का प्रधान मिलेगा। आम दोष की बड़ी प्रधानता है। दूष्य क्या है कहेंगे आप, तो इसमें दूष्य में रस भी इन्वॉल्व है, रक्त भी इन्वॉल्व है, मांस भी इन्वॉल्व है, स्नायु भी इन्वॉल्व है, अस्थि भी इन्वॉल्व है, संधि भी इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो ये मर्म स्थानों में लॉज कर रहा है। जानु मर्म, त्रिक संधि, आप देखो कृकाटिका मर्म, हमारे कुकुंदर मर्म, कटिक तरुण मर्म, जानु संधि, कूरपर संधि, मणिबंध संधि, ज्यादातर देखोगे तो आप इन छोटी छोटी हमारी अंगुलियों की पोर संधि, इनमें सब में जा करके इसका जो है अधिष्ठान जो है वो संधि प्रदेश है। समझ में आया जी मैडम जी? तो हेतु भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, संप्राप्ति भी हो गया, दोष दूष्य भी हो गया, सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब ऐसा है, कहते हैं कि कोई भी व्याधि अगर पूरा शुरू शुरू में आ जाए हमारे पास तो हम उसको ठीक कर लेंगे, पर होता क्या है, विश्वास भी पहले जाता है एलोपैथिक डॉक्टर के पास, वो उसको तुरंत देता है हरे पत्ती वाली दवा, एक खिला देता है नीलकंठ जी कार्टिकोस्टेरॉइड, अरे क्या आराम हो गया, एक गोली दी, 1 रुपए की, 2 रुपए की, आराम हो गया। डॉक्टर साहब के पास गए, 2 रुपए की गोली दी, आराम हो गया। और वैद्य जी के पास गए तो उन्होंने 50 रुपए की गोली दी। तो 50 रुपए वाला अच्छा कि 2 रुपए वाला अच्छा? वो ये नहीं सोचता है कि वो 2 रुपए वाला गोली खा के फिर आना 50 रुपए वाले के पास ही, लेकिन जाएगा पहले वो 2 रुपए वाले के पास, क्योंकि वो एक्चुअली आदत है लोगों की, पूर्व रूप अवस्था में वो आते नहीं है हमारे पास। तो जैसे जैसे अग्निमांद हो रहा है, आलस्यपन हो रहा है, हृदय में भारीपन हो रहा है, शाखाओं में जकड़न जकड़न सी लग रही है, तो ये सब पूर्व रूप इसके हैं आम के लक्षणों के। पर ऐसे में नींद नहीं आ रही है, आपको कहीं कहीं पर जो है अचानक बिना काम की थकान सी महसूस हो रही है,
तो ये सब लक्षण लेकर के रोगी हमारे पास पूर्व रूप की अवस्था में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर आता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो हमारे पास कब आता है? हमारे पास जब आता है वो एक्यूट कंडीशन में होता है। एक्यूट कंडीशन में क्या होता है कि जैसे उसको ना बोलेगा साहब बादल लग गया, मेरे को तकलीफ बहुत बढ़ गई साहब, बोलेगा मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो बहुत तकलीफ बढ़ गई, जोड़ों में दर्द बहुत हो रहा है, मेरे को मानसिक तनाव हो जाता है तो बहुत दर्द हो जाता है, ऐसे में आता है। और बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण वो आपके पास आता है। और कई बार इसमें एक बहुत अच्छा लक्षण बताता है, आप सब जानते हैं, बिच्छू काटने का डर। लिख लीजिए, इसका जो इंपॉर्टेंट पहचान है वो वृश्चिक दंशवत वेदना है। इतना तेज दर्द हो रहा है जैसे बिच्छू ने काट लिया, वो कहता है। तो तीव्र, एकदम तीव्र पीड़ा होती है, और इतनी पीड़ा होती है और इतनी सूजन एकदम से बनती है, दर्द इतना होता है कि काम नहीं कर सकता, उंगली चला नहीं सकता, भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा सूजन रहती है संधियों में, है ना। और निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन, आंत्र पूजन, वॉमिटिंग की इच्छा, पाचन संस्थान के लक्षण, संपूर्ण शरीर में भारीपन, जलन, आलसीपना, स्तब्धता, पेशाब बार बार जाना, मूर्छा और हृदय रोग के जैसे लक्षण मिलते हैं। बहुत कष्टकारी होता है ये रोग, बड़ी तकलीफ होती है। जहाँ होता है वहां पूछिएगा। रोगी अपने जो है डेली रूटीन नहीं कर पाता, लैट्रिन पेशाब नहीं कर पाता, हिल नहीं पाता, उठ नहीं पाता। मैंने देखा है, उठा के लाते हैं लोग, ऐसे लॉक्ड हो जाते हैं जॉइंट्स, हाँ, कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको, एक लेडी थी, मेरे को याद है उसका अभी भी चेहरा, टीचर थी वो स्कूल में, तो मेरे पास आई थी वो, आम बात डिटेक्टेड थी, बहुत समय से दवाइयां खा रही थी, बहुत समय वो एनाल्जेसिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे थी वो। फिर मेरे पास आई वो, मैंने उसको कुछ रस औषधियां दी, थोड़ा सा लाभ मिला। फिर मैंने कहा कि आप अपने इसमें ना, इसमें आप बस्ती चिकित्सा लीजिए, आप रुक्ष स्वेद, आप स्वेदन कराइए, आप स्निग्ध स्वेद लीजिए, क्योंकि क्रॉनिक बहुत हो गया था, डिसेबिलिटी आ गई थी। तो वो मेरे पास आना बंद कर दिया उसने, थोड़े दिनों बाद ना तकलीफ बहुत बढ़ गई, मैंने स्टीरॉइड्स वगैरह बंद करा दिया था, तो बहुत ज्यादा सूजन बढ़ गई। तो ऋषिकेश चली गई वो, ऋषिकेश में वहां से आई वो, मेरे पास मिली एक दिन मुझे, बोली डॉक्टर साहब, ऋषिकेश में एक डॉक्टर साहब थे आयुर्वेद के, केरला के थे, उन्होंने बहुत अच्छी पुड़िया दी, मेरे को बहुत फायदा हो गया, मेरा सूजन वूजन दर्द वर्द सब उतर गया। मैंने कहा मैडम जी, वो पुड़िया वाले डॉक्टर ने पर्चा दिया क्या आपको? पर्चा नहीं देते हैं, वो पुड़िया देते हैं, कहा। समझ रहे हैं आलोक सिंह जी, नीलकंठ जी, पुड़िया देते हैं कहा। और एकदम पुड़िया खा के टन हो गई, बिल्कुल फिट, आराम से अपनी ड्यूटी वुटी सब जाने ठीक है, लगी। ठीक है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया मैडम जी, आप सही हो रही हैं। तो 2-3 महीने के बाद जब वो बोली मेरी पुड़िया खत्म हो गई है और अचानक से मेरे शरीर में सूजन बढ़ गई है बहुत ज्यादा, और तो मैं, और एकदम हालत खराब हो गई उसकी, पेशाब रुक गया, उसका चेहरा फूल गया। तो मैंने कहा आपको केरला वाला जो डॉक्टर था आयुर्वेद वाला, ऋषिकेश, उसको ही चाहिए आप दिखाने के लिए। मैंने क्या पता नहीं क्या पुड़िया में दी थी आपने आपको। तो वो बेचारी गई वहां, वो डॉक्टर वहां से गायब था। डॉक्टर वहां से, डॉक्टर यही करता था, कुछ डॉक्टर ऐसे छद्मचर होते हैं, कुछ डॉक्टर भी छद्मचर होते हैं, वो थोड़े थोड़े दिन पर साइड चेंज करते रहते हैं। हाँ, हमारे पढ़ाए हुए आयुर्वेद के भी डॉक्टर बहुत सारे छद्मचर हैं, मैं जानता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट में ये बहुत छद्मचर है। कैंसर का इलाज करेंगे, एड्स का इलाज करेंगे, 6 महीने एक जगह रहेंगे, वहां से पैसा बटोरेंगे, फिर 6 महीने बाद दूसरी जगह पे होंगे। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नामचीन लोग भी करते हैं, जगह बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही वो जगह बदलू छद्मचर था वो निकल गया वो। मैं बताऊं आपको, उस पेशेंट की डेथ हो गई, इतने ज्यादा उसकी सिम्टम्स बढ़ गए, सी डाइड बाय, कुछ कुछ नहीं कर सके हम उसमें जी, मैम, नथिंग, कुछ नहीं। तो ऐसे मैंने देखा है, मृत्यु होते हुए देखा है लोगों की, इस बीमारी से इतना दर्द और वेदना होती थी। और कहते हैं अंग मर्द अरुचि सृष्टा आलस्यम गौरवम ज्वर अपाकम सुनतानांगम आम साम वातस्य लक्षणम, ये माधव निदान ने बताया है। तो डेफिनेटली ये सारे लक्षण मिलते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, रात में और ज्यादा वात बढ़ जाता है, नाड़ियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, एकदम दर्द होता है, नींद नहीं आती है। जिसको होता है ना वही जानता है, जिसको ये तकलीफ होती है ना, एक वैद्य के साथ एक वैद्य मिल जाए, एक वैद्य के साथ एक वैद्य मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा मैडम जी, वो गुण 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 वाली बात करी आपने। तो निद्रा विपर्य, निद्रा का विपरीत हो जाना, ये सब लक्षण इसमें मिलते हैं। डेफिनेटली नींद नहीं आएगी। तो प्राय आम बात में रोगी को शुरुआत में तो जो है वो अगर आ जाए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रोगी शुरुआत में इसलिए नहीं आता क्योंकि लक्षण बहुत कम होते हैं, उसको ज्यादा तकलीफ होती नहीं है, तो वो अपना इग्नोर करता रहता है, और बाद में जब जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है तब हमारे पास आता है।
तो आपने क्या इलाज करना है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करेंगे। आम बात में आप देखेंगे तो एक तो र्यूमेटिक फीवर होता है जिसमें हृदय के कपाट गड़बड़ा जाते हैं, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो स्टीनोज हो जाते हैं। कई बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो एंकाइलोजिंग कंडीशन में आते हैं, जब उंगलियां टेढ़ी हो चुकी होती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, आपने देखा होगा उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ऐसे डिफॉर्मिटी की कंडीशन में आते हैं। कुछ नहीं कर सकते उसमें हम, आप फालतू के दावे मत करिए कि हम इसको ठीक कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। डिफॉर्मिटी हो गया हो गया, आप उस डिफॉर्मिटी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, पर जो डिफॉर्मिटी हो गई है उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी हो चुकी है। समझ में आया विनेश्वर? जब हड्डी टेढ़ी हो गई उंगली तो आप सीधा कैसे कर दोगे उसको? वो एनाटॉमिकली उंगलियां टेढ़ी हो गई तो हो गई। अब आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। उसमें आप भले ही मर्म करो, कुछ भी करो, पर बहुत मुश्किल है उसको ट्रीट करना। तो डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी को रिवर्ट करना बड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कब ये मरीज मरीज साध्य असाध्यता भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि यदि रोगियों की कुछ कुछ संधियां प्रभावित है और एकदम अभी अभी बीमारी हुई है तो आप साध्य है, फिर आप ठीक कर सकते हो। पर आपके पास आता ही नहीं है रोगी ऐसे, समझ रहे हैं आलोक सिंह? ये आपके पास तब आएगा जब स्टेरॉइड खा के दर्द वर्द की दवाई 5-10 साल से खा रहा है वो, तब आएगा आपके पास। तो नूतन रोगी आपके पास आता नहीं है। तो नूतन रोगी जो है यहाँ पर आप उसको एकदम से आप शुरू में आ जाए तो आप ठीक कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे एक साथ में कई बीमारियां उसको साथ में मिल गई है तो फिर ये दिक्कत आएगी, याप्य कहते हैं इसको। साथ साथ जो कमजोर व्यक्ति है, निश्चित रूप से बहुत दुबला पतला है, शरीर क्षय हो गया है, तो उसमें आमवात व्याधि असाध्य मानी जाती है। तो आमवात व्याधि को इलाज कैसे करते हैं? पंचकर्म से। यहाँ पे हम आते हैं अब मूल बात पे। इतनी तो हमने कहानी बता दी आमवात की, कहाँ हेतु है, कहाँ निदान है, कहाँ संप्राप्ति, बताना जरूरी है। मैं सीधे सीधे चिकित्सा पे भी आ सकता था, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि वो पूरी बीमारी का बारे में एक डिस्कोर्स आपको पता चल जाए। तो कहते हैं कि आमवात की बीमारी में शोधन चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले लंघन देना है, लिख लो आप, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी। ट्रीटमेंट लिखो इसका आमवात का, लंघन, सबसे पहले लंघन देना है, फिर स्वेदन देना है, तिक्त औषधियों का सेवन कराना है। ये चिकित्सा सिद्धांत है, ये भी आपको नोट होना चाहिए। लंघन, स्वेदन, तिक्त औषधियों का प्रयोग, दीपन अग्नि दीपन करने वाले औषधियों का प्रयोग, कटु औषधियों का प्रयोग, विरेचन, स्नेहपान, बस्ती, सैंधवाद्य अनुवासन बस्ती, छार बस्ती, ये सभी बस्तियों में इंडिकेटेड है। तो इसका एक सूत्र है, मैं आपको पढ़ा के सुना देता हूं। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनि च विरेचनम स्नेहपानम दद्यात् बस्तश्च आम मारुते सैंधवाद्यन अनुवासनस्य छार बस्ती प्रशस्यते। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसका। क्या क्या कैसे करेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले जब भी आमवात का रोगी आए यूबी सिंह साहब, तो दीपन पाचन देना है। क्या देना है? दीपन पाचन। लिखो आप, अग्नि को दीपन करेंगे और आम का पाचन करेंगे। कैसे करेंगे? तो त्रिकटु चूर्ण लिखिए आप, सौंठ, मरीच, पिप्पली, या फिर शुंठी चूर्ण, नोट कर लीजिए करना चाहें तो, चिकित्सा भी नोट करिए। दीपन दीपन के लिए, अग्नि दीपन के लिए, निरामा अवस्था प्राप्त करने के लिए आप शुंठी चूर्ण दे सकते हैं, अजमोदादी चूर्ण दे सकते हैं, 5 ग्राम प्रातः सायं 3 दिन तक, ठीक है ना। और आभ्यंतर स्नेहपान करा सकते हैं। इसमें स्नेहपान इंडिकेटेड है गरिमा जी। कौन सी तेल से? तो सैंधवाद्य तेल से, मूर्छित तिल तेल से आप आभ्यंतर स्नेहपान करा सकते हैं, ठीक है। जब सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाएं तो रुक्ष स्वेद देना है। ध्यान रखिएगा इसमें स्निग्ध स्वेद नहीं देते हैं दत्तात्रेय कोकारे जी, क्योंकि अगर आपने आम की प्रारंभिक अवस्था में नूतन आमवात के रोगी में अगर आपने स्निग्ध स्वेद दे दिया तो लक्षण बढ़ जाते हैं, सूजन बढ़ जाती है आलोक सिंह जी। तो रुक्ष स्वेद देते हैं ऐसे में। रुक्ष स्वेद कैसे देते हैं? तो बालू की पोटली से देते हैं। इसके बाद हम लोग विरेचन देते हैं। विरेचन देने के लिए हम लोग एरंड मूल, कुटकी, निशोथ, लिख लो आप, एरंड मूल। एरंड मूल कितना लेना है? एरंड मूल लेना है 20 ग्राम। कुटकी कितना लेना है? कुटकी लेना है 20 ग्राम। निशोथ कितना लेना है? निशोथ भी लेना है 20 ग्राम। इनका काढ़ा बना लो। काढ़ा बनाना तो जानते हो आप, 16 गुना पानी में खुले बर्तन में बॉईल करना है। चतुर्थांश शेष रह जाने पर क्वाथ तैयार हो जाता है। इस क्वाथ में एरंड का तेल 30 ml मिला दीजिए, 30 ml ऑफ द कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल 30 ml,
इसको मिला के आपने पिलाना है और विरेचन देना है। विरेचन कैसे देते हैं आप जान चुके हैं, विरेचन के बारे में जानते हैं ना, आप सब पढ़ लिया है ना विरेचन, सबको पता है विरेचन कैसे देते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। दीपन पाचन दिया, आभ्यंतर स्नेहपान कराया, सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो 3 दिन का गैप दे करके बाह्य अभ्यंग और स्वेदन दिया। लेकिन यहाँ पर नूतन आमवात का रोगी है तो उसमें रुक्ष स्वेद देंगे, ध्यान रखिएगा, और अभ्यंग नहीं करेंगे। तो फिर विरेचन कैसे देंगे, सवाल ही आएगा, है ना। तो विरेचन देने से पहले आपने रुक्ष स्वेदन देना है और हल्के हल्के हाथों से आप अभ्यंग करेंगे वहां पे, क्योंकि आपने अगर अभ्यंतर स्नेहपान करा है तो बाह्य अभ्यंग तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से आप विरेचन देते हैं और विरेचन के बाद फिर आप विरेचन के वेग काउंट करते हैं, शुद्धि के अनुसार फिर आप संसर्जन क्रम देते हैं। तो इसमें विरेचन इंडिकेटेड है। विरेचन के लिए मैंने जो आपको ड्रग बताई वो एरंड मूल 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम और निशोद 20 ग्राम, और इसमें एरंड तेल मिलाना है 30 ml, ठीक है ना जी। क्षार बस्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लीजिए आप, बस्ती चिकित्सा में विनेश्वरी जी क्षार बस्ती इसमें इंडिकेटेड है। क्षार बस्ती, क्षार बस्ती कैसे बनाते हैं, क्षार बस्ती बनाते हैं पिप्पली, लिख लीजिए आप, पिप्पली 25 ग्राम, चित्रक 25 ग्राम, पिप्पली 25 ग्राम, चित्रक 25 ग्राम। इसको आपने 8 गुना पानी में पकाना है, इसको काढ़ा बनाना है। जब ये 100 ml रह जाएगा तो आपने यवक्षार 20 ग्राम, गोमूत्र 20 ml और शहद 20 ml, इसको आप मिला करके, जो बस्ती बनाने का तरीका है, माक्षिकम लवणम तैलम कलका क्वाथा इति क्रमात् आवापत, ये वाला पूरा का पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल मिला के आपने 21 दिन का ये बस्ती कोर्स देना है। क्षार बस्ती, पिप्पली, चित्रक, इन सब का काढ़ा बनाकर यवक्षार, गोमूत्र और शहद की मात्रा, यवक्षार 20 ग्राम, गोमूत्र 20 ml, शहद 20 ml। नोट कर लिया आपने, हम नोट शेयर कर देंगे आपको, चिंता ना करें। अगर नहीं नोट कर पा रहे तो टेंशन ना लें, हम आपको उरुस्तम और आमवाद दोनों के ही नोट्स आपको PDF शेयर करेंगे। पंचमूल क्वाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, दशमूल क्वाथ और पंचमूल क्वाथ को भी आप एरंड तेल के साथ में 2 महीने तक दे सकते हैं, हम खूब देते थे हम लोग। पंचकूल के काढ़े में आपने 10 ml कैस्टर ऑयल, पंचकूल का जो काढ़ा है उसके साथ में आप इसको दे सकते हैं, एरंड तेल को मिला के दे सकते हैं। बालू का स्वेद आपको लगातार करना है। महाराष्ट्र नदी क्वाथ, दशमूल क्वाथ के साथ आप एरंड तेल दे सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मुलेशन है, लिखना चाहें तो लिख लें। ज्यादा लेट तो नहीं हो गया है आप लोगों का, 10:23 हो गया, 10 साढ़े 10 बजे समाप्त कर देंगे, 1.5 घंटा बहुत है, ठीक है ना, 1.5 घंटा बहुत है, इसको हम 10:30 पे समाप्त करेंगे। आमवातारी रस 125 मिलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम और महावात विध्वंसक रस 125 मिलीग्राम। इनको मिला लीजिए, इनका पुड़िया बना लीजिए और एक एक पुड़िया जो है वो शहद के साथ दीजिए 15 दिन तक। एक बहुत अच्छा योग है, आमवात में हम लोग देते हैं इसको अक्सर, आप भी दे करके प्रयोग करिए। हरित की चूर्ण को एरंड तेल के साथ मिला करके 1 माह तक आप सेवन करा सकते हैं, एरंड तेल के साथ हरित की, या एरंड भ्रष्ट हरित की का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। पंचकोल की क्षार बस्ती आप दे सकते हैं। पंचकोल की क्षार बस्ती कैसे देते हैं, तो पंचकोल आपको पता है ना, पिप्पली मूल चव्य चित्रक शुंठी अम्लवेतस, तो पंचकोल 100 ग्राम, अम्लवेतस 20 ग्राम। अरंडी का मूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरंडी का मूल, अरंडी जानते हैं, राइट, कैस्टर का प्लांट होता है, उसके मूल रूट लेना है आपने 20 ग्राम, यवकूट कर लीजिए। इसको 800 ml पानी डाल के काढ़ा बनाइए इसका, नीलकंठ जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरंडी का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरंडी आप जानते हैं गंधर्व हस्त भी बोलते हैं इसको, बहुत मिलते हैं सड़क के किनारे में इसके पौधे, ऐसे ऐसे वाले, ऐसे पंजे जैसे इसके पत्ते होते हैं, देखा होगा आपने। एरंड देखा है कि नहीं देखा, किसने नहीं देखा एरंड, सबने देखा। एरंड कौन नहीं देखेगा। एरंड के बारे में कहते हैं एरंड स्नेह केसरी आम अवात गजेंद्र से शरीर वन चारण एते नाग्रणी हंता, एरंड स्नेह के, एरंड जो है उस स्नेहों का राजा है। कहते हैं आम वात रूपी, जैसे हाथी शेर की चिंगाड़ से भाग जाता है, ऐसे ही जो है वो
एरंड तेल की चिंगार से ऋचा जी आम बात भाग जाता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हमको भी लगा ऐसा ही होता होगा, हमने खूब एरंड तेल पिलाया मरीजों को, कुछ नहीं हुआ ऐसा। आम बात रूपी हाथी भागा नहीं। हमारे शास्त्रों में अलंकृत करके चीजों को बताया गया बड़ा चढ़ा के, पर इतना ज्यादा भी नहीं है कि वो आम बात रूपी हाथी को भगा देता हो। लेकिन पंचकुल क्षार बस्ती अच्छी है। आप 100 ग्राम पंचकुल लीजिए, 20 ग्राम अम्लवेतस लीजिए, एरंड मूल 20 ग्राम लीजिए, इनको यवकूट कर लीजिए, 800 ml पानी डाल के 200 ml शेष रहने पर काढ़ा बनाइए, और इसमें गोमूत्र 50 ml, सेंधवादी तेल 30 ml, शहद 30 ml, यवक्षार 10 ग्राम और सेंधव 5 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूं, पंचकुल 100 ग्राम, अम्लवेतस 20 ग्राम, एरंड मूल 20 ग्राम, इनको यवकूट कर लीजिए। यवकूट करने का मतलब इमाम दस्ता में कूट लीजिए। 800 ml पानी में इसको पकाइए। जब 200 ml रह जाएगा तो क्वाथ बन गया। अब इस क्वाथ में 50 ml गोमूत्र मिलाइए, सेंधवादी तेल मिलाइए 30 ml, शहद मिलाइए 30 ml, यवक्षार मिलाइए 10 ग्राम और सेंधव लवण मिलाइए 5 ग्राम, 1 चम्मच। अब इस बस्ती को खाली पेट जो है देना है। ये हमारी निरूह बस्ती है एक प्रकार से, क्षार बस्ती तो है पर निरूह है। खाली पेट देना है इसको, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना, इससे पहले अनुवासन देना जरूरी है। सीधे सीधे आपने पढ़ा है ना बस्ती प्रकरण में, निरूह बस्ती सीधे नहीं देते, उससे पहले अनुवासन देना जरूरी है। तो सेंधवादी तेल की आप अनुवासन वस्ती दे दीजिए, मात्रा वस्ती के रूप में 30 ml दे दीजिए, फिर ये पंचकुल क्षार वस्ती दीजिए। तो ये आपने इस प्रकार से इसको वो आपको एक सीक्वेंस बनाना है। पहला अनुवासन दिया सेंधवादी तेल का, दूसरा फिर अनुवासन दिया सेंधवादी तेल का, फिर आपने पंचकुल क्षार वस्ती दी, और फिर आपने सेंधवादी तेल का अनुवासन, फिर पंचकुल क्षार वस्ती, ऐसे करके 14 दिन आपने जो है वो लगातार इसको अल्टरनेट किया। और 16वीं बस्ती में फिर से आपने सेंधवादी तेल की मात्रा वस्ती दी, यानी स्टार्ट में भी सेंधवादी तेल और एंड में भी सेंधवादी तेल, और टोटल आप 21 बस्ती का एक पूरा सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छा काम करता है पंचकुल क्षार बस्ती। लिख लो आप, पंचकुल क्षार बस्ती में क्या है, कुछ भी नहीं, पंचकुल है ना। रेशमी श्रीवास्तव जी कुछ पूछना चाह रही है शायद, बोलिए रश्मि जी। सर जो हाँ जी बोलिए मैडम। जी सर, सर ये है क्या इसमें हाँ जो सर जो बोलिए। ये अनुवासन इसमें देंगे ना, तो इसका जो अमाउंट है मतलब कोई फिक्स नहीं है, 30 ml 40 ml अकॉर्डिंग टू पेशेंट देना है सर? हाँ वो तो आपको युक्ति पूर्वक कम ज्यादा करना है। और सर इसमें कोई सीक्वेंस होगा, जैसे हम बनाएंगे चार बस्ती, तो क्या पहले मिलाना है, क्या कैसे मिलाना हाँ है? हाँ वो तो फार्मूला है ना आपका, बता तो नहीं रखा सर, बस्ती द्रव्य बनाने का। सर कोई सीक्वेंस होता है कि पहले जी, शहद मिलाना है फिर गोमूत्र मधु मिलाना और है सैंधव को पहले मिलाएंगे, हमेशा जी मधु और सैंधव को पहले मिलाएंगे मैडम जी। जी जी, पहले एक नाश करके मिलाएंगे, फिर आप उसमें कल्क मिलाएंगे, फिर क्वाथ मिलाएंगे, फिर लास्ट में प्रक्षेप मिलाएंगे। क्यों नहीं सीक्वेंस है, आपने बेसिक और पंचकर्मा में ये तो बताया था मैंने। जी सर। पढ़िए आप, पिछला पिछला वीडियो देखिए मेरा, पूरा सीक्वेंस है उसका। बोलिए सरिता जी, क्वेश्चन पूछिए मैडम जी, क्वेश्चन पूछते हैं तो मजा आता है। बोलिए मैडम जी बोलिए। सर अभी ये जो पंचकोल बस्ती शारो बस्ती देनी है ना, तो उसमें सेंधवादी तेल 30 ml हम्म, मात्रा बस्ती में देने के लिए कहा है। इसमें हम लोग ज्यादा भी दे सकते हैं अपना हाँ नॉर्मल, क्योंकि दे वात का सकते हैं, ज्यादा 60 ml प्रकोप तक है। तो परमिसेबल है, 60 ml तक, 60 ml तक आप दे सकते हैं मैम, 60 ml तक दे सकते हैं। अच्छा। 60 ml और तक आप दे सकते हैं मैम। खाली जी, अपना स्नेहन बस्ती नहीं दे सकते ना? एकदम शुरू में मत दीजिए, नहीं काम करेगा, वो बढ़ा देगा प्रॉब्लम। ओके ओके सर। आम है ना, दूसरा, उसमें आम को काटने के लिए छार देना है ना। ओके सर। सर दूसरा ये एक शारो बस्ती जो बताई आपने, पिप्पली मूल और ये चित्रक 8 गुना पानी में डाल के यवक्षार वगैरह डाल पंच के, पंचकोल पंचकोल, हाँ 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 हाँ, तो हाँ। इसको 21 डेज देना है ना? तो सर इसके पहले 21 डेज का कम से कम बनाइए आप। तो इसमें भी पहले ऐसे ही करना अनुवासन, है? ओके। फिर तो मतलब फिर पहले दो अनुवासन, अनुवासन। फिर आपने पहले 2 अनुवासन, फिर पंचकोल छार का, फिर अनुवासन, फिर पंचकोल छार, फिर अनुवासन, फिर पंचकोल छार, फिर अनुवासन, फिर पंचकोल छार, और फिर लास्ट में आपने अनुवासन देके खत्म करना है। नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि शार बस्ती और ये पंचकोल बस्ती, ये दोनों अलग अलग है ना सर? कौन सी बस्ती?
पंचकोल बस्ती अपना ये पंचकोल शार पंचकोल बस्ती। क्षार बस्ती, नहीं नहीं, पंचकोल क्षार बस्ती एक ही है मैडम। हाँ वो पंचकोल के एक है। साथ आपने यवक्षार। हाँ नहीं सर हाँ, वो एक है, और दूसरा पिपली और चित्रक के साथ में जो शार बस्ती बताई थी वो आपने इसके अलग है, पहले। वो अलग है, वो अलग है, तो वो उस क्षार बस्ती अलग है। वो तो अलग है, वो कौन सी पिपली चित्रक वाला अलग है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन में देना है इसको? उसके भी पहले आपको मात्रा, वो भी मैडम, नहीं। वो भी अपने को आमवात में ही देना है। और आमवात में आपको वो बहुत ज्यादा अगर वेदना हो रही है, बहुत ज्यादा आम की संचिति है, तो आपने वो वाली बस्ती देनी है, पहले वाली तो क्षार बस्ती। यस, ठीक शार है ना? बस्ती पिपली और चित्रक वाली, राइट? पिप्पली, पिप्पली, पिप्पली चित्रक है ना, साथ में यस सर। यवक्षार, गोमूत्र भी है मैडम, इसमें गोमूत्र भी है। गौमूत्र शहद, हाँ, गौमूत्र और शहद भी। हाँ हाँ, गोमूत्र और तो शहद। उसके तो उसके जी साथ भी जी जी, सेम मतलब अनुवासन मात्रा बस्ती देंगे, और फिर उसके बाद में क्षार बस्ती देना है देंगे। मात्रा वस्तु, मात्र, बिल्कुल बिल्कुल मात्रा वस्तु देना ही देना है आपको। और सर सैंधवादी तेल का जो स्टार्टिंग में आपने जो बोला था स्नेहपान देना है, तो उसका कितना देना है अभ्यंतर हाँ, स्नेहपान, जो अपनी बस्ती मतलब वो विरेचन तो करने से सम्यक पहले? सम्यक विरेचन करने से पहले सम्यक स्नेह के लक्षण मिलने तक। नहीं मतलब उसकी मात्रा भी 30 ml से स्टार्ट करेंगे? 25 ml टेस्ट डोज, 25 से हाँ। 30 ml ऋषियसी मात्रा। हाँ तो उससे वो फिर बढ़ा के कितना ले सकते हैं सैंधवादी तेल का? 25 ml, फिर 30 है, 25 के बाद आप जो है 50 ml करेंगे, फिर 75 ml करेंगे, फिर 150 ml करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, 25 25 ml तो बढ़ाएंगे। तो मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ, वन क्यों नहीं फिफ्टी ले सकते हैं आप, जब तक सम्यक ओके सर। 7 दिन के अंदर ही आना चाहिए, लेकिन सम्यक स्नेह के लक्षण 7 दिन के अंदर आने चाहिए। ओके सर। सर अभी ये जो आपने बताया ये अम्वातारी रस, एकांग वीर रस और महावातारी रस, राइट? जी, महावात विध्वंसक जी। महावात विध्वंसन रस, राइट सर। तो ये जो लक्षण हाँ, दिखे दिए हैं, वो ट्रिगर फिंगर अभी पहले ही वो जो स्टार्ट हो जाता है सर पेशेंट में, मतलब आमवात के वो वक्रता आने से पहले कुछ पेशेंट में ट्रिगर फिंगर हो जाता हाँ, है। तो ये ट्रिगर फिंगर हम्म, जो होता है, तो उस टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या उसी वक्रता टाइम पे होने के करना है। बाद ही? नहीं ओके। नहीं नहीं, उसको शुरुआत से यूज करना है, सूत्र शुरुआत से यूज करना ओके सर। और सर इसके बारे है। में हाँ, थोड़ा मुझे मेरे करीबी रिलेटिव्स को है, इसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं थोड़ा। और मैडम मैं आपको और बताऊंगा, वैसे आपका तो मेरा अभी इसका ना मर्म करिए, इसमें गुल्फ मर्म बहुत अच्छा काम करता है। गुल्फ गुलमर्ग, है, ओके सर। मणिबंध है, गुल्फ है, मणिबंध है, जानू है, ये मर्म बहुत अच्छा काम करते हैं। आप भले ओके। ही क्षारबस्ती भी दीजिए, आप भले ही वृक्षस्वेद दीजिए, आप लेकिन हम्म। मर्म भी कीजिए इसमें, है ना? हाँ सर। सर और दूसरा ये अभी एंटी मलेरियन ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, तो उसमें सप्तपूर्ण घनवटी वगैरह वो टैबलेट यूज कर सकते हैं? जो आयुष 64 आता है हमारे यहाँ, अच्छा ओके। एंटी मलेरिया, हाँ वो देते तो हैं हम लोग उसको उसको, हाँ फायदा करता है वो। लेकिन लेकिन ज्यादा दिन नहीं देना चाहिए ना? ज्यादा दिन नहीं देना चाहिए, ओके सर। क्योंकि और एक वो भी बात ये आम की ना आम की संचिति को कम करता है वो भी। हाँ, लेकिन उसका सर हार्ट के ऊपर क्या परिणाम होगा उसका, ज्यादा दिन दे लिवर पे ऊपर और हार्ट के ऊपर? अब देखिए, हमारी अगर औषधि है तो उसका लीवर के ऊपर कोई, हम लोग तो मानते नहीं है, लेकिन अब मॉडर्न मेडिसिन मानते हैं, इसलिए बस्ती चिकित्सा ज्यादा श्रेष्ठ है इसमें। लीवर ओके बाईपास सर। हो जाता है, बस्ती ज्यादा प्रयोग करिए इसमें। आमवात के रोगियों में ना बहुत सारी अभी बस्ती के प्रिपरेशन है। क्षार बस्ती ज्यादातर देखेंगे आप, क्षार मिला हुआ है उसमें, चाहे बैतरण बस्ती देखो आप तो चिंचा क्षार है वहां पे, इमली का क्षार है, कहीं हाँ पर हाँ हाँ। यवक क्षार है, कहीं पर गोमूत्र है। आप देखो ना, चॉइस ऑफ जो बस्ती है उन सब में क्षार मिला हुआ है ना? हाँ सर। और दूसरा सर ये अभी बहुत दिनों से अमवत होता है, तो हार्ट के ऊपर उसका परिणाम तो बाद में होने वाला है, तो हम लोग उसका हार्ट सेफ के कौन ऊपर तो सा? वाल्व 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 में यस, वॉल के ऊपर वाल्वुलर डिसऑर्डर हो जाता है, वाल्व वाल्व, हाँ होता है, तो कौन सा प्रिवेंटिव हम स्टिनोसिस लोग कुछ होती है, दे वाल्व सकते? स्टिनोसिस। तो हम लोग कुछ अब दे उसमें तो सकते हैं उसको स्थानिक उसको स्थानीय चिकित्सा देंगे मैडम। अब जब वाल्व स्टिनोज्ड हो गया है तो हृदय बस्ती दे सकते हैं, क्या करेंगे अब? लेकिन कुछ ऐसे दूसरा ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं दे सकते, अब दे पाचकेंद्र रस सकते हैं ना, वगैरह ये जो? संकोच, जो संकोच को कम करे, वैसी हाँ मेडिसिन हाँ। दे सकते हैं हम लोग, बल्ले औषधियां हो ऐसे दे सकते हैं, है ना? नहीं शुरू से ही अगर दे सकते हैं क्या, मतलब उसकी राह नहीं देखना है, वो हो जाए उसके बाद में हम लोगों को चालू करना है?
तो शुरू थोड़ा से ही सा दे कोई सकते हैं मैम, क्यों नहीं दे सकते? दे कौन सा सकते हैं। सुवर्णमाल? पूर्व रूप की अवस्था में अगर अगर पूर्व रूपावस्था में आया है और ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, तो हमें हाँ हृदय को बल देने वाले, साथ में आपको संकोच को बढ़ाने वाले, सिनोसिस को बढ़ाने वाले, ऐसे मेडिसिन के विपरीत प्रभाव वाले औषधि द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। सर, एक दो दवाई बताइए ना। लिखिए, आप लिखिए, इसमें एक बहुत अच्छी दवा है, हम लोग देते हैं, एक एलारसिन कंपनी की आती है, नाम तो नहीं लेना चाहिए पर हम लोग खुद करते हैं इसका, आर कंपाउंड। आर कंपाउंड लिखिए, आर कंपाउंड, यस सर। ये अल्लाह वो सिंह का, र्यूमेटिक, अच्छा। हाँ र्यूमेटिक फीवर में भी। आर कंपाउंड, आर ऐसे आर लिखा होता है और कंपाउंड लिखा होता है ना। हाँ सर, आर ये कंपाउंड, एलारसिक बहुत पुरानी कंपनी है, आर कंपाउंड आता है इसका। इसमें हम लोग अच्छा। बहुत सारे कंपनियां बनाती है, र्यूमेनिट टैबलेट बनाती है, र्यूमेसिल टैबलेट वैद्यनाथ भी बना रही है, बहुत सारी कंपनीज बना रही है। आप इनका प्रयोग, पेटेंट फॉर्मुलेशन का भी प्रयोग कर सकते हो आप। ओके सर। सर, वन मोर थिंग सर, जी। सॉरी मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वन मोर क्वेश्चन ये है सर कि अभी ये जो अपना मैं अभी मॉडर्न में वो सीरो नेगेटिव सीरो पॉजिटिव में नहीं जा रही हूँ मैं। लेकिन सर, अपने जो हम्म, मेनिस्कस वगैरह जो जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड जो कम हो जाता है, मतलब कफ की जो सांद्रता हो हम्म, जाती है कफ में, मतलब हम्म, चिकनापन बहुत होता है उन पेशेंट में जो ब्रश करते हैं, तो उनमें भी कफ ऐसे तार की तरह आ जाता है सर, राइट? तो हम्म। ऐसे पेशेंट में सर अभी कोलेजन, दो क्वेश्चन है सर। कोलेजन प्रोडक्शन के लिए जॉइंट्स में क्या कर सकते हैं, और कफ की सांद्रता के लिए आजकल जो दीपन है, पाचन। आप उसमें जो है कोलेजन, कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए आप जो है, हमारे यहाँ सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, तो यस सर, हाँ। निश्चित रूप से वृद्धि करने वाली औषधियां देंगे ना हम्म। आप, है ना। हम वहां पर जो, जहाँ पर क्षय की स्थिति है आपने बताया, तो वहां पर वृद्धि करने वाली औषधियां देंगे जो श्लेषक कफ की विकृतियों को ठीक करे। श्लेषक कफ जो है ना, वहां पे संधियों में श्लेषक कफ एक प्रकार से वात की वृद्धि के कारण क्षय होता है, शुष्कता आती है। वात का जो गुण है, रुक्ष गुण है, वो द्रवत्व को कम कर देता है संधियों में ना, श्लेष्मा को कम कर देता है। तो वहां हाँ पर हाँ हाँ। डेफिनेटली सिनोवियल की भी कमी होती है कई बार, तो हम लोग उसमें उस तरह की चिकित्सा भी देते हैं वहां पे। हालांकि आम वात में ऐसा ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा मिलता है संधिवात में, पर फिर भी हमको इस हाँ। प्रकार के लक्षण मिलते हैं कई बार। और जी। सर दूसरा एक है कि अमवत जो है, वो जो अभी हम लोग आयुर्वेदिक के हिसाब से तो अपना एक क्लियर है, लेकिन कभी कभी ना पेशेंट में शोग्रेन के सिंड्रोम जो आंख में बहुत ऐसे ड्राइनेस और सॉल्जेंट सिंड्रोम, बहुत सॉल्जेंट सिंड्रोम। जी, शॉग्रेन सिंड्रोम जो मिलता है। है, तो एक साथ ऐसे हो सकते हैं, दोनों डिसीज एक साथ आ सकते हैं सर? मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। सोराइसिस के साथ में मिलता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस देखा होगा आपने, इधर इस हाँ हाँ हाँ। सोराइसिस भी है, उधर आर्थराइटिस भी है। सिंड्रोम है ना, ये मल्टीपल डिजीज के साथ में आम बात मिलता है हमको, है ना। हाँ हाँ सर। फिर और सर इसके साथ में अपना वातरक्त जो है, वातरक्त भी इसके साथ में बात ज्वाइंट रख, होता है सर? नहीं, बात रख वातरक्त, बिल्कुल अलग है, बात रख कोई मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि बात रख की मैंने जो ना, संप्राप्ति अलग है, हाँ ना, अच्छा सर, यूट्यूब में ना उसकी मैंने एक देखा संप्राप्ति था। भी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। क्या देखा शोगरेन आपने सिंड्रोम यूट्यूब को में? नहीं सर, ऐसे ही मैंने दिया। शोगरेन सिंड्रोम जो है, उसमें मुखों में शुष्कता और ड्राइनेस वगैरह जो सब है, तो उसके साथ में अपना हम्म, वातरक्त क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। उसको वातरक्त बात को ही रख हम बोल रहे हैं, बताएंगे, तो बात दोनों रख अलग आएगा, है अभी ना? चिंता ना करें हम। दोनों अलग है अलग ना है, सर? कोई मतलब ही नहीं है, हाँ बिल्कुल अलग वही, है। एग्जैक्टली सर। एक यस। तो मेरा दूसरा ना, कुछ मॉडर्न की मेडिसिन का नाम ना, मॉडर्न की मेडिसिन को जो है वो आप आयुर्वेद के नामों से मिक्सअप करने से बचा करिए, है ना। नहीं 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 सर, अपना आयुर्वेद का ही एक ये है, राजस्थान का है। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, यूट्यूब में आज बहुत चल रहा है उनका नाम। चलिए, आप मुझे, कोई बात आ, नहीं, उसको चलने दीजिए। बोलिए रश्मि जी, आपका सवाल क्या है? जी रात्रि सर। भी हो रही है बहुत, हाँ, जी मुझे सर। नींद भी आ रही है, समय सोना हो। सर जो निरूबस्ती का हम्म, फॉर्मेशन होगा, तो उसमें 300 टू फोर हाँ, हंड्रेड तैयार होगा, जो क्षार बस्ती है। तो सर हाँ, इसका अमाउंट जी, बढ़ाना है कि जी। मतलब इतने में इफेक्टिव हो जाएगा पेशेंट के बल के उम्र के हिसाब हिसाब से? से मैडम, बस्ती द्रव्य में निरूह की मात्रा बताई है ना, वय के अनुसार, जी सर। जी सर। उसी हिसाब से रखना है। जी सर। और ये सब मैं जैसे आपको सर, बेसिक पंचकर्मा में पढ़ा चुका हूँ। जी सर, और सर जैसे कि एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सांस वो, तो यही मानेंगे ना कि आम दोष है हमारा, अब वहां पे जाके
उसका संचय होने लगा है सर, है ना। जी जी आम जी। बात पहले था, तो इसमें फिर आम वहां पे इसको पाचन के लिए क्या चिकित्सा देंगे सर, अगर इस हर वही समय देंगे कफ मैडम, आता दीपन रहता है। पाचन के लिए दीपन पाचन के लिए जो आपको चिकित्सा है, वही तो देंगे, और क्या देंगे, उसमें अलग थोड़ी ना है कुछ। नहीं नहीं, जैसे हर समय खांसते समय कुछ कफ आ जा रहा है और सांस लेने में थोड़ा काम करने पे ब्रेथलेसनेस हो जा रही है सर। आजमोदादी तो चूर्ण देंगे, आजमोदादी चूर्ण देंगे, अर्जुन चूर्ण देंगे, है ना। जी सर, ओके सर। तो सर बहुत ये सारी जैसे है ना। वासा वलेह वगैरह दे सकते हैं। पासा वाले वो वहां पर कफ का संचय है, उसको दूर करेगा, हाँ विस्तारित करेगा वहां पे। हाइड्रोक्लोरा जी वैसिका है ना, उसमें वैसिकीन होता है, जी जी वो सुकस के अवरुद्ध को कम करेगा। जी सर। चलिए जी, मैं अभी यहाँ पर इनका सवाल ले लेता हूँ विश्वास जी का, फिर हम सेक्शन को बंद करते हैं। 11:15 बज गए, 2 घंटे होने वाले हैं जी। हेलो साहब। अरे हाँ बोलिए। मैडम लोग ही सब पूरा रिजर्व करके रख दिया। सुनिए, तो कोई वो बात नहीं, मरम आप पूछ लो सर जल्दी। वो मरम 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 का बदले में वो क्या बोलता है, एक्यूप्रेशर काम करेगा? अरे नहीं, हम एक्यूप्रेशर नहीं जानते एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यूप्रेशर मालूम एक्यूप्रेशर हमको नहीं? नहीं आता है। मरम नहीं होता है एक्यूप्रेशर। मरम अलग है, एक्यूप्रेशर अलग है। वो छोड़ दो आप उसको। वो हमारा नॉलेज नहीं है, वो एक- हमारा हमारा इंडिया का नॉलेज नहीं है, चाइना वाला है नॉलेज। हमारा नहीं इंडिया का नहीं, मरम ये बहुत मुंबई अच्छा। का है। ये मरम करेगा देवेंद्र भोरा मरम मुंबई मरम। का। अरे बम्बई का होगा, हमारा मरम करेगा इसमें काम। लिखो आप मरम। हाँ, वो तो मरम मरम करेगा तो काम। सुना है। हाँ ये जो है ना, उसके बारे में पूरा हमको नॉलेज है। हाँ ठीक जहाँ है, तो आयुर्वेद आपको काम नॉलेज। नहीं करता है, हाँ वहाँ करता है, सुनिए, ठीक है। जहाँ आयुर्वेद आयुर्वेद जहाँ से खत्म हो जाता है, वो वहाँ एक्यूप्रेशर मरम वहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा जी। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, या गलत कह रहे हैं आप। हाँ। क्यों? आप ये चाइनीज यही तो सिस्टम है, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं ना आप, एक्यूप्रेशर ये चाइनीज सिस्टम है। चाइनीज सिस्टम, वहाँ जहाँ हमारा जहाँ सब सिस्टम खत्म होता है, वहां से आयुर्वेद शुरू होता है। हाँ ऐसा नहीं है, जहाँ आयुर्वेद खत्म होता है वहाँ चाइनीज सिस्टम शुरू होता है। ये तो हमारे, आप गलत बात बोल रहे हैं, आयुर्वेद के खिलाफ बोल रहे हैं। जहाँ से सब सिस्टम खत्म होता है, वहां से आयुर्वेद शुरू होता है। ठीक है चलिए। आपकी अभी आपको ये थोड़ा आयुर्वेद का पूरा ज्ञान नहीं है आपको, इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से कहीं श्रेष्ठ है हमारी मर्म चिकित्सा। मर्म को सीखिए विश्वास जी, तब फिर समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 11:15 बज गए। इसका हम एक प्रोटोकॉल मेंटेन रखेंगे, हम 2 घंटे से ज्यादा सेशन नहीं लेंगे। आप सबको शुभ रात्रि, प्रणाम। हम दूसरे को प्रणाम आहार सर। विहार और दिनचर्या बताएं, और खुद ही हम रात को देर तक जगें तो ये भी ठीक नहीं है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।